Okay, let's start everybody. Good afternoon everyone. One more time. Good afternoon everyone. Great. लास्ट क्लास हम लोग, सर लास्ट क्लास वर्ड यूज मत कीजिए. कई लोगों का यहाँ सर हमारा पहला क्लास है आज. नो डाउट आपका पहला क्लास है ऑफिशियली. वेलकम टू सीए इंटर एवरीबडी. और मैं आपको बता दूं कि ये जर्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है. इंजॉय दिस मोमेंट. और मैं आपको बता दूं ये चीज़ को कभी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लासेस में बॉन्ड्स बनेंगे आपके, हो सकता है ये ज़िंदगी भर के बॉन्ड हो आपके लिए. दोस्तों का, टीचर्स का, जो भी, ये आपका बॉन्ड अच्छा भाई बहन का रिश्ता, वैसा रिश्ता बना रहे. ठीक है, तो वो जो बॉन्डिंग रहेगा वो बॉन्डिंग आपको बहुत बहुत दूर तक याद रहेगा और आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है इस जर्नी में. तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट मैं करता हूँ हर टर्म बच्चों से, बट लोग कई बार चीज़ों को ठीक से नहीं समझते, और वो यही है कि ट्राई टू अटेंड लाइव इफ़ यू हैव टेकन लाइव. बिकॉज मैं बार बार बता दूं, आप फाउंडेशन में भी पढ़ के देख चुके हो कि एक बार जब वो एक बैकलॉग लगता है या कुछ होता है तो वो ज़िंदगी भर का प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हमें बहुत टेंशन में डाल देता है. तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लाइव लिया है तो एक शपथ ले लो, जब तक 102 बुखार नहीं होगा, जब तक एकदम ही ऐसा नहीं होगा कि भाई बेड से उठ ही नहीं सकते, तब तक ठीक है नहीं आएंगे. अदरवाइज ट्राई करेंगे कि हर क्लास अटेंड करना है, और वो भी लाइव. अगर आप ये कर लिए ना, मैं सच बता रहा हूँ, आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट्स फिर नहीं लगाने होंगे, वरना बाद में जितने एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको आप अपने आप से मांगेंगे वो आप नहीं दे पाओगे. तो मेरा बस एक माइन्यूट सा रिक्वेस्ट है, सिंस यू हैव पेड एक्स्ट्रा फॉर एक्स्ट्रा लाइव एट सेंटर फीस, तो प्लीज़ उसका अपना फ्रूट निकालिएगा. अगर आपको लाइव ऑनलाइन ही करना था तो आप लाइव ऑनलाइन का फीस दे के बैठ सकते थे घर पे, बट अगर आपने लाइव एट सेंटर का फीस दिया है तो उसका अहमियत समझिए और उसको यूज़ कीजिए. क्या डन है सबको इतना सवाल? बस ये एक रिक्वेस्ट मेरे तरफ से आप सबके लिए, और कुछ नहीं. अब बात आता है सर, हम आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं. आज हम अपने ज़िंदगी का पहला कॉस्टिंग का चैप्टर चालू करेंगे. कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट अगर बात करें तो पहले भी पढ़ चुके हैं. सर कहाँ पढ़ चुके हैं सर? बीकॉम मत बोलना. इकोनॉमिक्स फाउंडेशन में एक चैप्टर हुआ करता था, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. तो वहाँ जो एक चैप्टर का एक टॉपिक था, आज वो एक सब्जेक्ट 100 नंबर का बन के ग्रुप 2 का पहला पेपर रहेगा. यानी ग्रुप 2 में फर्स्ट पेपर लोगों का ये रहता है. अब कई बच्चे, अभी जितना मैंने एडमिशन्स का फ्लो देखा वो ये था कि अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, एक ग्रुप दे, 2 ग्रुप दे. मैं तो पहले भी बच्चों को बोल दिया कि क्या ग्रुप देना है वो आज के दिन डिसाइड ही नहीं करना पड़ता है, वो तो अगस्त सितंबर में डिसाइड करते हैं, जब हमारा पैटर्न ऑफ स्टडिंग हमें अडेप्ट कर पाते हैं कि नहीं, हम रिवीजन कर पाते हैं कि नहीं. अभी हमें तैयारी हमेशा ग्रुप 2 के साथ भी करनी चाहिए. और मैं कहाँ ग्रुप 2 का सारा सब्जेक्ट पढ़ाने बोल रहा हूँ और ना पढ़ने बोल रहा हूँ. मैं तो बोल रहा हूँ एक ही चालू करो, अपना रूटीन को ज़्यादा हेक्टिक मत बनाओ, और आपको 3 सब्जेक्ट ग्रुप 1, 1 सब्जेक्ट ग्रुप 2, से फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट चालू करना है. ज़्यादा सब्जेक्ट का बर्डन अभी लेना भी गलत है, एज अ आप लोग को इतना आदत भी नहीं है. तो हम स्लोली चलेंगे. मैं पहले कॉस्टिंग खत्म करूंगा, तभी मैं FMSM चालू करूंगा, ताकि आपका एक फ्लो रहे. और इस वजह से हम 6 दिन या 7 दिन किसके लिए मिलेंगे बताइए? कॉस्टिंग के लिए. तो क्या होगा, आपका पहले कॉस्ट खत्म होगा, उसी टाइम पे क्या स्टार्ट हो जाएगा बताइए? FMSM. तो आपको कोई वैसे पैनिक नहीं करना है. ओवरऑल देखा जाए तो सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा, बट यस आपके दिमाग में ज़्यादा सब्जेक्ट का बर्डन नहीं देने के लिए मैंने ये काम किया इस बार. दूसरा, आप लेना भी नहीं चाहते क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम है DT IDT 2 सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग एक ओवरऑल इतना बड़ा है, लॉ आपके लिए बिल्कुल नया होने वाला है, और आपके लिए ये जो नया कॉस्ट है ये भी एक नया सब्जेक्ट है. तो जब 5 सब्जेक्ट एक तरीके से आप पढ़ ही रहे हो तो मैं छठा नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने आपके लिए सोच के अपना रूटीन में कुछ चेंजेस किया, और मैंने इस बार डिसाइड किया है कि मैं 7 दिन कॉस्ट पढ़ाऊंगा आपको. कोई FM का क्लास शुरू में नहीं लूंगा. पहले आप एक सब्जेक्ट से यूज टू हो जाइए, जब हम FM पढ़ेंगे हम कॉस्ट का रिवीजन करते रहेंगे, ताकि आपका बेसिक और स्ट्रॉन्ग रिवीजन भी चलता रहे. और उस समय सिंस आपका लॉ भी कंप्लीट हो चुका होगा, आपका से फॉर एग्जांपल DT कंप्लीट हो जाएगा, तो उस 3 जगह पे DT की जगह क्या आ जाएगा बताइए? IDT. कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा? FMSM. और लॉ की जगह क्या आ जाएगा? ऑडिट.
तो एक तरीके से आपके ग्रुप 2 के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है वो कवर वैसे हो जाएंगे। तो अकाउंट्स चलेगा, अकाउंट्स आपका उस टेनियर पे भी चलेगा। इट इज द मोस्ट बल्किएस्ट सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स लाइक टैक्स इज, तो टैक्स भी तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, डीटीआई डीटी, तो वो भी चलेगा और अकाउंट्स कंटिन्यूड रहेगा। कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा बताइए, एफएमएसएम, और लॉ की जगह क्या आ जाएगा, ऑडिट। ओवरऑल देखा जाए तो एकदम बेकार बात ना करूं, एकदम फैक्चुअल बात से बात करूं तो 15 अगस्त शुड बी योर टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग दिस सिलेबस 100%। 15 अगस्त एक सबका टारगेट होना चाहिए कि सर ओवरऑल सारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया। हाँ, माना कई लोग का सर 15 अगस्त का 20 चला जाएगा, 22 चला जाएगा, चलिए 30 अगस्त चला जाएगा, बट कभी भी उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, वरना हम बोथ ग्रुप देने के लिए शायद संभव ना हो, क्योंकि हम वो जो 2 महीना हमें अपने आप को देना है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, वो चाहिए। और वो सितंबर अक्टूबर मोर देन इनफ है, क्योंकि अब 6 पेपर है। अगर 8 पेपर होता तो कुछ और बात करते, बट 6 ही पेपर है तो वी कैन मैनेज इन 2 मंथ्स। क्या डन है सबको इतना सा बात? अब बात करते हैं सर कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट के बारे में। ग्रुप 2 पहला पेपर, मैंने बेसिक्स के क्लास ऑलरेडी आपको बोले करने के लिए, जो हमने स्टे अहेड में लाइव कंडक्ट किए थे, बट आपको वो बेसिक्स का 6 क्लास देखना था। अदर देन दैट मैंने एक क्लास कॉस्ट शीट का स्टार्ट किया और रिजल्ट का अनाउंसमेंट आ गया कि रिजल्ट आपका कब आ रहा है, 7 तारीख। तो मैंने देखा कि जब मैं 7 तारीख को रिजल्ट आ ही रहा है तो मैं स्टे अहेड में वो चैप्टर अगर कंटिन्यू करता भी हूँ तो वो कंप्लीट तो होगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं है उसको करवा के, कारण वो 6 से 7 क्लास का चैप्टर है। तो आई थिंक वी शुड वेट, और सिंस नए बच्चे भी आए हैं तो सबके लिए कॉमन कंसेशन रहेगा। अभी बताइए कितने लोग यहाँ बेसिक्स का एक भी क्लास नहीं देखे? एनीबडी? कोई भी एक बच्चा है यहाँ जो एक भी नहीं देखा है? सबने कुछ ना कुछ देख लिया है। कितने? 3 क्लास से ज़्यादा देख लिया, 3 क्लास से ज़्यादा बेसिक्स कंप्लीट कर लिया, 3 क्लास से ज़्यादा, 3 क्लास से ज़्यादा। वेरी गुड एवरीबडी इन दिस क्लास। तब आप लोगों को खूब मजा आने वाला है। एनीबडी जिनका कॉस्ट शीट का फर्स्ट क्लास नहीं देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ है? ओके, 1 2 3 4, नॉट अ प्रॉब्लम। आज का क्लास उससे कोई रेलिवेंस नहीं रखेगा, क्योंकि मैं पूरा वापस से एक तरीके से पढ़ाने वाला हूं, बिकॉज कॉस्ट शीट का फर्स्ट क्लास भी बहुत टाइम हो गया मेरे को पढ़ाए, तो मैं उसको रिवाइंड करूंगा आपके लिए। अगर वो क्लास 1.5 घंटे का था तो मैं आधा घंटे में पूरा फर्स्ट क्लास का बात करूंगा। तो जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया था वो प्लीज अभी कुछ उतारेंगे नहीं, नोट्स बाद में कॉपी से देख के लिख लेंगे, सिर्फ सुनेंगे मेरी बातें। क्या डन है सबको? बताइए सबसे पहले सर, हमने बेसिक्स में सुना था कि हमारा 2 टाइप से कॉस्ट को रकम वाइज बांटा जाता है। बताइए क्या रकम वाइज बांटा जाता है? सर एक हमने सुना था बिहेवियर वाइज। बिहेवियर वाइज 3 टाइप के कॉस्ट थे, बता सकते हो क्या क्या क्या? फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। अच्छा लग रहा होगा इंटर में आके कि ये सब शब्द पहले सुना हुआ है, बट कुछ ज्यादा ही डिटेलिंग में सर हमने सुन लिया। अब एक वर्ड नया आया, सेमी वेरिएबल, जो कि पूरा नया था हमारे लिए, बट उसमें से सेग्रीगेट करना याद है? क्या 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 सेग्रीगेट करना? वेरिएबल और फिक्स्ड। बताइए पहले वेरिएबल कैसे निकलता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। यानी आपको अल्टीमेटली, वो गेट बंद कर दे पूरा, अल्टीमेटली 2 क्या चाहिए पता है? 2 सेट ऑफ यूनिट्स, यानी 2 लेवल्स। अगर वो पता हो तो हम कोई भी का नेचर डिसाइड कर सकते, बिहेवियर डिसाइड कर सकते। तो हमने कर दिया था चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया था। और उसके बाद बताइए, उसके बाद सर हमने क्या किया सर? टोटल कॉस्ट निकाला। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाला सर? टोटल कोई भी एक लेवल का टोटल कॉस्ट से उसके वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके। ये स्टफ ओके था। इसके ऊपर हमने कई एग्जांपल्स बेसिक्स में किए थे। वेरिएबल कॉस्ट अगर चेंज हुआ है तो वो कौन सा चेंज है? वेरी गुड, एनी चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट मेंशन इज ऑलवेज अ पर यूनिट चेंज, एंड फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हुआ है तो वो टोटल में चेंज। तो सर अगर वेरिएबल कॉस्ट टोटल में पता है तो पहले क्या करेंगे पता है? पर यूनिट निकालेंगे और फिर आगे का काम करेंगे। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पता है तो पहले टोटल में निकालेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। याद है टोटल में कैसे जाते थे? जिससे डिवाइड हुआ, ये लैंग्वेज याद रखना मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे डिवाइड हुआ उसी से इनटू बैक होगा, क्योंकि वो पर यूनिट आया ही वैसे। तो अगर जिससे डिवाइड हुआ उसी से इनटू बैक करेंगे तब जाके टोटल आएगा। अब इसमें कुछ चेंजेस है तो वो अप्लाई करना है। क्या डन है सबको? बिहेवियर वाइज। फिर हमने पढ़ा था पदार्थ वाइज कॉस्ट। पदार्थ वाइज कॉस्ट भी 3 टाइप के, बट इस बार गजब गजब नाम थे। पहला क्या? मटीरियल। इसका 2 रेलिवेंस है, एक जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और दूसरा मटीरियल मींस इंपॉर्टेंट। तो सबसे मेन पार्ट ऑफ द कॉस्ट क्या होता है बताइए? मटीरियल। सेकंड क्या बोला? लेबर। लेबर मतलब ह्यूमन रिसोर्स। देख सकते हैं,
छू सकते, महसूस कर सकते, बट कर मत लेना। तुम पे कोई एक्ट ऐसा लगाएगा कि तुम खत्म। तो इस वजह से ये उनके डेफिनेशन में नहीं आता। वो लिविंग थिंग्स है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसका बात किया हमने मटेरियल में। लास्ट क्या था बताइए? नॉट ओवरहेड्स, द वर्ड वाज। सर इसका डेफिनेशन गज्जब बोला, गज्जब मतलब गज्जब। बोलता जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, वो एक्सपेंसेस है। बोला बहुत बढ़िया, जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, वो क्या है? एक्सपेंसेस। तो हमको भी ये ध्यान रहेगा सर कि जो हम वहाँ नहीं लगा सकते, जो हम यहाँ नहीं लगा सकते, उसको हम लास्ट में खुदरा खुदरी यहाँ पटक देंगे। अब जो मैंने ये 3 शब्द बोला, इनका भी 2 टाइप होता है। सर किस फर्क से? सर ये कैसे एलोकेट किए जा सकते हैं? क्या इनका खर्चा हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये किसके लिए लगा? तो वो डायरेक्ट कॉस्ट। और अगर वो लगा इसके लिए ही है बट घुमा के इनडायरेक्टली, तो उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट। यानी जो खर्चे हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस की ओर, तो उनको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और जिसको हम नहीं कर सकते उनको हम एक वर्ड पे जोड़ दिया, प्रोडक्शन प्रोसेस। 1 मिनट, प्रोडक्शन प्रोसेस होता कहाँ है? सिर्फ फैक्ट्री में। यानी डायरेक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड ओनली इन फैक्ट्री, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन बी इनकर्ड इन फैक्ट्री, कैन बी इनकर्ड इन अदर डिपार्टमेंट्स लाइक ऑफिस, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या यही टोटल डिपार्टमेंट्स होते हैं? 1 मिनट सर, मेरे पापा ट्रेडिंग करते हैं, मेरे पापा एक ट्रेडर है या हमारा दुकान है, हमारे तो ये सब डिपार्टमेंट्स नहीं है क्योंकि तेरे पापा ट्रेडर हैं, मेरे पापा भी ट्रेडर हैं, तो हमारे लिए इतना ज़्यादा दुविधा नहीं है। ये दुविधा का काम कहाँ आता है सर? एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। तो ये मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस का एलोकेशंस या सेग्रीगेशन कहाँ काम आता है? एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। और एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतना फोकस करता है, और हेंस दिस चैप्टर इज ऑल्सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब पूरा सब्जेक्ट में आपको क्या दिखेगा मालूम? मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर। 14 में 13 चैप्टर सिर्फ किसके ऊपर बने हुए हैं? सर गुड्स, यानी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की ओर। 1 चैप्टर सर्विसेज की ओर है, 1 चैप्टर। तो टोटल में आपको इतना स्टफ पढ़ना है। अब ये 3 में डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम आया। क्या नाम आया? दूसरा कॉस्ट प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम आया ओवरहेड्स। बड़ा प्यारा नाम, माथा के ऊपर ओवरहेड्स। एग्जैक्टली, माथा के ऊपर के खर्चे, लाइट, बत्ती, पंखा, ऐसे याद मत रखिएगा। मैं बताना चाह रहा हूं कि ऊपरी खर्चे, तो उसका इंग्लिश टर्म दिया गया क्या? ओवरहेड्स। सर गजब नाम है। क्या ओवरहेड्स जो वर्ड है उसमें 3 ओवरहेड्स आ सकते हैं? कौन से सर? डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से डिपार्टमेंट में इनकर हो रहे हैं। पहला कौन सा डिपार्टमेंट? फैक्ट्री में। सेकंड ऑफिस एंड एडमिन। थर्ड, ये ऑफिस एंड एडमिन ना बड़ा डोगला है। ये कभी बोलता है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं? प्रोडक्शन के लिए। कभी किसके लिए? सेलिंग के लिए। तो एक अकॉर्डिंग टू दैट या तो वो प्रोडक्शन इन नेचर होगा या तो वो सेलिंग इन नेचर होगा, और उनका अकॉर्डिंग टू दैट हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब जो मैंने ये खर्चा बताया, इस फ्लो को अगर दिमाग में रखो तो अल्टीमेटली इस फ्लो को एक स्टेटमेंट में प्रस्तुत करने को हम एक शीट या एक स्टेटमेंट बुलाते हैं, जिसको हम कॉस्ट शीट बुलाते हैं। हम पूरे कॉस्ट में ना बहुत ही कम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेसेस का, सिवाय एक चैप्टर जहाँ पे अकाउंट्स बनाना है, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बुक में। उसके अलावा हम पूरे चैप्टर में, पूरे सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें करेंगे मालूम? स्टेटमेंट्स। क्योंकि कॉस्ट में ये एक डैश रिकॉर्ड है। वेरी गुड, दिस इज एन इंटरनल रिकॉर्ड विच इज नॉट टू बी शोन टू अदर्स। तो अगर बाहर को किसी को दिखाना ही नहीं है तो हम जैसे मेंटेन करना चाहे हम करेंगे। हम लिखे टू या बाय, डेबिट क्रेडिट, तुमको क्या? हम बस लिख दिए पाना है और देना है वाला चीज़, जैसे अपने नोट्स में मेंटेन करते हैं। फलाना आदमी से इतना रुपया लेना है, ब्रैकेट में फूड, ब्रैकेट में सिगरेट। अच्छा सिगरेट तो लिख नहीं सकते, सिगरेट तो आप लोग लिख नहीं सकते, तो आप लोग कुछ और चीज़ लिख देते हो, मिसलेनियस खर्चे, रिफ्रेशमेंट्स, बच्चा लोग रिफ्रेशमेंट्स लिख देते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर जन से एलोकेट करके पैसा लेना है, अब वो ब्रैकेट में कुछ भी लिख देते हैं। क्यों सर? हमको बस एक बार अपने लिए चाहिए, हमको दूसरा को समझाना नहीं है कि ये क्या है। जैसे हमारे लिए कोड लैंग्वेज है मैगी। हमारा एक कोड लैंग्वेज है मैगी, कि हम लोग जब बचपन में दोस्त लोग घूमने जाते थे बाहर कैफे वैफे, तो हम लोग बोलते थे मैगी खाने जा रहे हैं, जबकि हम लोग मैगी पीने जाते थे। तो हम लोग मैगी फूकने जाते थे, तो हम लोग मैगी वर्ड यूज़ करते थे घर वालों को, अरे मैगी खाने जा रहा है, ठीक है, कोड लैंग्वेज। अब ये कोड लैंग्वेज किसके लिए? इंटरनल रिकॉर्ड के लिए। किसी को बाहर को बताना है क्या? नहीं। तो इंटरनल रिकॉर्ड के लिए जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हमें क्या नहीं करना पड़ता बताइए? हमें कोई अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं सर, स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं।
तो स्टेटमेंट्स तो हम कैसे भी लिखे चलेगा, एग्जैक्टली स्टेटमेंट्स हम कैसे भी लिखे चलेगा, बट ऑफ कोर्स इट शुड हैव सम मीनिंगफुल इनसाइट्स। तो सबसे पहले मैंने आपको जो स्टेटमेंट सिखाया था जिसका नाम था इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हम कॉस्ट को वेरिएबिलिटी के हिसाब से बांटे थे। क्या क्या था सर वहां पे? वहां आपने सबसे पहले सेल्स लिखा, उससे आपने जो वेरिएबल कॉस्ट है, प्लीज मार्क माय वर्ड, कौन सा कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। कौन से कॉस्ट होते हैं सर? जो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करते विद इंक्रीज इन यूनिट। डोंट इंटैंगल वेरिएबल कॉस्ट विद डायरेक्ट कॉस्ट, डोंट, वो दोनों बात अलग अलग बात है। यस, जनरली डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर, जनरली फिक्स्ड कॉस्ट आर ओवरहेड्स इन नेचर। जनरली, मैंने एक वर्ड डाला, जैसे एक वेरी इजी एग्जांपल, मेरे यहाँ जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, या मैं एक फैक्ट्री खोल के रखा हूँ शर्ट बनाने का, याद है एनएम शर्ट, और वहाँ एनएम शर्ट में मैं जिनको सैलरी दे रहा हूँ या मैं जिनको वेजेस दे रहा हूँ जो शर्ट बना रहे हैं, उनको मैं 10,000 महीना देता हूँ। क्या ये वेरिएबल कॉस्ट की फिक्स्ड कॉस्ट? बताइए, क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट है? क्या ये डिपेंड करता है वो कितने शर्ट बना रहे हैं? नहीं। बट क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट की इनडायरेक्ट कॉस्ट? ये डायरेक्ट कॉस्ट है। क्या ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस है? यस, क्योंकि ये किसके लिए लग रहे हैं? शर्ट बनाने के लिए। तो एक वेरी बेसिक एग्जांपल जिससे आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि ये नहीं मानने कि क्या वेरिएबल फिक्स डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट ही वेरिएबल होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू, बट जनरली देखा जाए ना तो सर डायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं बताइए? वेरिएबल, और इनडायरेक्ट क्या होते हैं? फिक्स, जनरली। बट अब क्या ओवरहेड्स में भी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हो सकते हैं? एक वेरी बेसिक एग्जांपल अगेन, वो जो सेलिंग वाला मेरा कमीशन एजेंट है, उसको मैं बोल के रखा हूं तुमको मैं पर पीस बेचने पे 20 रुपया कमीशन दूंगा। ये कौन सा कॉस्ट हो गया? वेरिएबल की फिक्स्ड। ये वेरिएबल की फिक्स्ड, पर यूनिट बिकने पे 20 रुपया मिलेगा, वेरिएबल, क्योंकि जैसे जैसे माल बिकेगा वैसे वैसे करके 20 रुपया लगेगा। क्या ये प्रोडक्शन या फिर सेल्स के साथ प्रोपोर्शनेट है? हाँ। बट क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट की इनडायरेक्ट कॉस्ट? इट इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो एक ओवरहेड जिसका क्या एग्जांपल दिया बताइए? वेरिएबल, और एक डायरेक्ट कॉस्ट जिसका क्या एग्जांपल दिया? फिक्स्ड। क्योंकि तुमको ये ना लगे कि डायरेक्ट ही वेरिएबल है और इनडायरेक्ट ही फिक्स्ड है, नो, ये दोनों अलग अलग पहलू है। इसीलिए तो दो दो तरीके के स्टेटमेंट बन रहे। एक जगह जहां हमें इससे मतलब नहीं है कि ये डायरेक्ट है कि फिक्स्ड, सॉरी इनडायरेक्ट, हमें इससे मतलब है कि ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड, जिसको हम कौन सा स्टेटमेंट बुलाते हैं? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं सर? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेल्स। उससे क्या एडजस्ट करते हैं बताइए? वेरिएबल कॉस्ट। तो जो प्रॉफिट आता है सर, आज तक ये कहीं सीखे नहीं सर, ये वाला प्रॉफिट आज तक कभी सीखे नहीं। बता दूं तो इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहिए था। इस प्रॉफिट को बुलाते हैं हम कॉन्ट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूट करता है हमारे बिजनेस में टुवर्ड्स आवर फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट, हेंस द वर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्री देते हैं हम किसके लिए सर? अब जो ये फिक्स्ड कॉस्ट लगा उसके लिए। अब ये जो कॉन्ट्री दिया, जैसे मैंने और अविनाश सर ने, हम लोग बुक छपा रहे, हम लोग अपना सीरियल की दे रहे, तो वो तो हमारा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे स्टूडेंट आएगा उस हिसाब से क्या बुक का खर्चा और सीरियल की का खर्चा लगना है? बिल्कुल। अब जो मेरा कंट्री है टुवर्ड्स नवीन क्लासेस और अविनाश सर का कंट्री है जो टुवर्ड्स नवीन क्लासेस, क्या ये मिलके हमारे जो रेंट है इस जगह का, जो इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है इस जगह का, है कि नहीं, क्या वो सब कटता होगा? अविनाश सर, नवनीत सर क्या बोलते होंगे? भाई अब जो ये बचा इससे क्या करते हैं पहले बताइए? ये सब जो अदर कॉस्ट लग रहा है वो रिकवर करते हैं, फिर जो बचा वो क्या करते हैं? ले जाते हैं। जो थोड़ा बहुत बचता है वो हम लोग घर ले जाते हैं, थोड़ा बहुत, वो जो उसके बाद थोड़ा बहुत बचता है वो हम लोग घर ले जाते हैं। बट वो जो थोड़ा बहुत बचने से पहले मैंने जो माइनस किया वो क्या था बताइए? एक फिक्स्ड कॉस्ट। ये कैसे माइनस होता है सर? आपके कॉन्ट्री से। अब क्या बोलते हैं? नवनीत तुम अपना कॉन्ट्री निकाल। अविनाश क्या बोलेगा? मैं अपना कॉन्ट्री निकाल रहा हूँ। कॉन्ट्री निकाले और उस हिसाब से क्या खर्चा बांटेंगे बताइए? अब फिक्स्ड कॉस्ट का। तो कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या कटता है बताइए इसके बाद? और जो बचता है वो हम धंधे का प्रॉफिट बोलते हैं, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुलाते हैं। ये प्रॉफिट हमें अकाउंट्स नहीं सिखाता निकालना, और वो इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं सिखाता। तो ये हमें यहां सीखना है। दूसरा तरीका सर था एक कॉस्ट शीट बनाना। कॉस्ट शीट बनाना बड़ा आसान काम है। जैसे मैंने फ्लो ऑफ ऑपरेशंस बोला, उस पर डिपेंड करता है। बताइए सबसे पहले कौन सा खर्चा लगता होगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या वर्ड बोला बताइए? रॉ मटेरियल कंज्यूम। दूसरा क्या बोला? डायरेक्ट लेबर। तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को मिला के बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। क्या फ्लो याद रहेगा? क्या क्या पहला बताइए फटाफट? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा डायरेक्ट लेबर, तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को क्या बुलाते हैं?
यहाँ टेबल में प्राइम कॉस्ट जानने के बाद हम ये पता करते हैं क्या फैक्ट्री में और भी खर्चे लगे, तो उसके फैक्ट्री के ऊपरा ऊपरी खर्चे, नाम फैक्ट्री ओवरहेड्स। जैसे ही ये जोड़ देते हैं सर, हमें फैक्ट्री तक के खर्चे मिल गए जिनका नामकरण क्या आया, फैक्ट्री कॉस्ट। एक मिनट, फैक्ट्री ओवरहेड एंड फैक्ट्री कॉस्ट आर डिफरेंट टर्म्स। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब सर फैक्ट्री के ऊपरा ऊपरी खर्चे, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब सर फैक्ट्री के सारे खर्चे जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाएगा। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद सर हम क्या करते हैं सर, हम अगर कोई ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा जो हमें फैक्ट्री में मदद कर रहा है या प्रोडक्शन में मदद कर रहा है वो जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है तो वो ऐड, और कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो वो एडजस्ट करके हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप अकाउंट्स में भी सीखते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ सीखते थे पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, जिसको अगर सेल्स से कंपेयर किया जाए तो आज तक आप इसको जीपी बोलते थे। क्या बुलाते थे बताइए, जीपी, ग्रीस पार्क नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आप सेल्स को इस कॉस्ट से मिलाओगे तो कौन सा निकलेगा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसके बाद आप पीएल बनाते थे। बट मेरे को यहां नहीं रुकना है, मैं इस खर्चे के बाद एक खर्चा और जोड़ता हूं जो अकाउंट्स नहीं जोड़ता। क्या पता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और क्या सर, ऑफिस एंड एडमिन रिलेटेड टू सेल्स। जब ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा बताइए, कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी एक वर्ड बोलूं, धंधे का खर्चा। क्या वर्ड बोला सुने, धंधे का खर्चा। ये जो धंधे का खर्चा, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर सोल्ड यूनिट्स। ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आया, इसको किससे कंपेयर करते हैं, सेल्स से, तो क्या मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑल्दो इन कॉस्ट वी विल स्पीक इट एज प्रॉफिट ओनली। हमें ये सब मतलब नहीं है ऑपरेटिंग की क्या वर्ड, हमारे लिए प्रॉफिट मतलब वही प्रॉफिट। अविनाश सर थोड़ा ये सब बात से भावुक होते हैं और मैं थोड़ा वो कॉस्ट वर्ड से भावुक हूँगा। तुम अगर मेरे क्लास में एक्सपेंस, ओवरहेड्स और कॉस्ट को एक सिनोनिम की तरह यूज़ करोगे तो बॉटल से मार खाओगे। और वहीं अगर अविनाश सर के यूज़ करते तो अविनाश सर इज सो चिल कि ठीक है तुम कॉस्ट बोल, एक्सपेंस बोल, ओवरहेड बोल, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए सब क्या है, खर्चा। बट मेरे को थोड़ा फ़र्क पड़ता है और वो थोड़ा फ़र्क आपको अपने एग्जाम में भी दिखेगा। क्या डर है सबको इतना सा बात। अब इसको यही स्टेटमेंट में लिखने को हम क्या बुलाते हैं सर, कॉस्ट शीट। बट सर इनके अंदर 3 एडजस्टमेंट्स आते हैं। पहला एडजस्टमेंट होता है रॉ मटेरियल स्टॉक का, किसका होता है बताइए, दूसरा एडजस्टमेंट WIP स्टॉक का, और तीसरा एडजस्टमेंट फिनिश्ड गुड स्टॉक का। ये तीनों एडजस्टमेंट सुनना बड़ा ध्यान से। सबसे पहला एलिमेंट क्या था बताइए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, वर्ड ही है कंज्यूम, मतलब जो यूज हुआ। यूज होता कैसे है सर रॉ मटेरियल, सिंस एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वो सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदता है, जिसको बुलाते हैं रॉ मटेरियल परचेज। इसके अलावा इसके पास हो सकता है पिछले साल का क्या पड़ा हुआ हो, कुछ रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, और इस साल जो बच जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक। वो जैसे ही माइनस करते हैं क्या मिलता है बताइए, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला हो गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब बात आता है सर ये परचेजेज में क्या क्या आता है। परचेजेज में परचेज तो आता ही आता है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड खर्चे भी आ जाते हैं जो आप अकाउंट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट में अलग से लिखते थे, याद करो वो कैरेज इनवर्ट टाइप, हमारे लिए वो सब एक साथ आ जाते हैं इस परचेजेज में। इसलिए हम बोलते हैं परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट। इसके बारे में मेरे ख्याल से मैंने नोट नहीं लिखवाया था, सिर्फ बोल के छोड़ दिया था, वो आज लिखेंगे। क्या डन है सबको इतना बात। अगला बताइए हमने क्या बोला सर, ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया ना, ये 2 खर्चे के लिए लग रहा है, 2 चीज के ऊपर लग रहा है। बताइए, एक जो माल पूरा बन गया और एक जो माल अधूरा बना। वापस से, एक जो माल पूरा बन गया और एक जो माल, बताइए जो पूरा बन गया इसको क्या बुलाते हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स। द मोर प्रिसाइज वर्ड इज व्हाट, कंप्लीटेड यूनिट्स। एंड व्हाट इज योर, जो अधूरा बना, इनकम्प्लीटेड यूनिट्स और वर्क इन प्रोग्रेस। क्या इन दोनों पे खर्चा लगता है। बट एक मिनट, जो हमारे वेयर हाउस में माल पड़े रहेंगे वो कौन से माल है, जो वेयर हाउस में अल्टीमेटली वो तो फिनिश्ड होगा। अगर वो फिनिश्ड होगा तो जो आदमी सर्वे करने आ रहा है या एक मालिक आ रहा है वो देखना चाहता है खर्चा क्या पड़ा, जो कॉस्ट बना, तो वो देखेगा तुम तो इतना सारा खर्चा दिखा रहा है जबकि मेरे को गुड्स तो कम दिख रहा है, तो तुम उसको क्या समझाएगा, उसका गला पकड़ेगा और उसको कहाँ लेगा, गला यहाँ से नहीं दे पीछे से, बोलेगा आइए सर, अच्छा सर है तो ऐसे सर आइए, कहाँ लेके जाएगा उसको पता है, फैक्ट्री में। और क्या दिखाएगा बताओ, ये देखो ये कुछ शर्ट्स है जिसके ऊपर क्या लगना बचा हुआ है, बटन लगना बचा है, इसमें लेबर का काम बचा है, ये यहाँ पड़ा है सर, ये पैकिंग होना बचा है, जैसे ही पैकिंग होके जाएगा आगे आपको वहाँ दिख जाएगा, तो इसमें सर खर्चा हो गया इसलिए खर्चा दिख रहा है। तो जो खर्चा दिखता है वो किसका किसका दिखता है बताइए, चाहे माल पूरा बना हो चाहे माल अधूरा बना हो।
बट सर वो जैसे ही आप रिकॉर्ड करोगे, आपको अल्टीमेटली जानना तो कौन सा खर्चा है, याद करो कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इसका एडजस्टमेंट आप कर दोगे, मतलब इस खर्चे को आप हटा दोगे। मैं बोला हाँ हटा दूंगा। और तो और अगर लास्ट ईयर कोई खर्चा लगा था जो इस साल के पूरे कंप्लीटेड यूनिट्स में दिख रहा है, वो खर्चा जोड़ देंगे। जैसे पिछले साल भी ऐसा कोई शर्ट होगा जिसमें क्या लगना बच गया, बटन, बट इस साल क्या हुआ होगा, सुबह सुबह आते ही पहले बटन लगाया होगा वो उस पर, अब वो क्या बन गया, एक फिनिश गुड्स। तो उसका जो खर्चा है वो इस साल क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, क्योंकि वो मेरे को दिखना चाहिए कहाँ, उस वेयर हाउस में। बोलो सोचो, समझ में आ रहा है वाला बात। तो जनरली कौन से कॉस्ट लगते हैं सर दोनों चीज के ऊपर, पहला क्या बोले डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट वेजेस, तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो आता है इसका प्राइम कॉस्ट, ये फॉर कंप्लीटेड एज वेल एज फॉर इनकम्प्लीटेड। फिर क्या होता है सर, फैक्ट्री के ऊपरा ऊपरी खर्चे, ये भी फॉर कंप्लीटेड और इनकम्प्लीटेड। तो जो फैक्ट्री कॉस्ट आता है ना, उसका नामकरण सुनना, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट फॉर कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड यूनिट्स। अच्छा लगा सर, इतना बड़ा नाम बोले, पहले तो बड़ा स्मूथली आपने एक वर्ड बोल दिया था फैक्ट्री कॉस्ट, अब आपने नाम के आगे पीछे एडजेक्टिव्स जोड़ दिए। क्या बोला, वापस से बोलना, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट फॉर कंप्लीटेड एज वेल एज इनकम्प्लीटेड यूनिट्स। अब इसके बाद सर क्या होता है, कुछ माल ऐसे होते हैं तो ना जो अधूरे हैं और ना तो पूरे हैं, खराब हो गए सर, स्क्रैप हो गए, अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, डिफेक्टिव आइटम्स है सर, या तो अब बेच नहीं सकते या अब आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। क्या उसको रखेंगे कि कूड़े के भाव में भेज देंगे? अब वो जो कूड़े के भाव में बेचते हैं उससे जो सेल्स करते हैं उसको हम सेल्स नहीं दिखाते, उसको हम क्या दिखाते हैं, रिकवरी ऑफ कॉस्ट। दैट इज ट्रीटेड एज व्हाट, रिकवरी ऑफ कॉस्ट। तो और हम उसको लेस कर देते हैं, कहाँ से, इस खर्चे से। तो जो वर्ड मैंने ग्रॉस बोला था वो क्या बन जाता है बताइए, नेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं किसका सर, ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP का। तो वही ओपनिंग WIP जुड़ जाएगा जो लास्ट ईयर लगा था बट पूरा नहीं हुआ था, और जो इस साल अधूरा रह गया वो हटा देते। और अगर कोई एडमिन ओवरहेड है रिलेटेड टू व्हाट, प्रोडक्शन नेचर, वो ऐड कर देंगे। तो हमें कौन सा खर्चा मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलने के बाद हम कौन सा स्टॉक एडजस्ट करते हैं, फिनिश गुड स्टॉक, ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग। अगर ओपनिंग भी है और COP भी है तो किस पे डिपेंड करता है क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन टेक्निक। कितने वैल्यूएशन टेक्निक है गाइस, 4। क्या 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 क्या, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। हम कौन सा यूज करेंगे, इफ नॉट मेंशन फीफो, बट अगर मेंशन है तो वो। क्या चारों सिखा दिया था अपने, कैसे किए थे, बेसिक्स के क्लास में ही कर लिए थे ये सब। ये जैसे ही आता है सर हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें फिर सेलिंग कॉस्ट ऐड होगा तो COS। क्या यही फॉर्मेट हमने लास्ट क्लास देखा था? एक बार लास्ट क्लास की बातें, जो लोग के पास कॉपी में नोट्स नहीं है प्लीज़ अपने बगल वाले से एक बार देखिए प्लीज़। किन के पास नहीं है, हाथ ऊपर वापस से, 1 2 3 4। प्लीज़ आप लोग अपने बगल वाले का कॉपी देखते रहिएगा प्लीज़। जेरे देखिए, जब मैंने कॉस्ट शीट स्टार्ट किया आपने क्या लिखे थे, सबसे पहला वर्ड बताइए, थीम। करेक्ट एवरीबॉडी, बताइए कॉस्ट शीट बनता क्यों है, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट जानने के लिए, और तो और उसके बाद सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए या प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। फिर क्या था सर, फॉर्मेट, जिसके ब्रैकेट में कुछ लिखे थे, क्या, ट्रेडिशनल या ओल्ड फॉर्मेट। क्यों सर, क्योंकि आज के आधुनिक युग में कुछ आधुनिक खर्चे हैं, जैसे अपने वो देखते हैं ना शार्क टैंक, अपने बहुत ऐसे ऐसे वर्ड्स आज के दिन पे देखते हैं जो सर पुराने कॉस्ट शीट में उनको इज्जत नहीं दिया, आज के दिन में बहुत इज्जत मिलता है। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट आज के दिन में पता है, पैकेजिंग। क्या आज के दिन में बोला था ना, फड़का मारना बहुत जरूरी है। अरे डार्क फैंटेसी का डब्बा, बिस्किट कैसा है उससे पता ही नहीं है, वो डब्बा देख के लगता है ये तो हमको खरीदना ही है। क्या नहीं, बोलो। एक बार जब बिस्किट लेने जब जाते हैं, जिद करेगा कोई छोटा बच्चा, किस चीज से अट्रैक्ट होगा मालूम, वो बिस्किट के प्लास्टिक से ही, डब्बे से ही, कि भाई ये तो इतना फैंटेसी तो मेरा डार्क है ही कि हमको, अरे मतलब बिस्किट को लेके बोल रहे हैं यार। बिस्किट का नाम भी देखो कितना मस्त रखा है, और एकदम लगता है चाव से यार ये तो पक्का खाएंगे, पक्का खाएंगे। और क्या टूट के ऐसे गिरता है उसमें से वो क्रीम, तो लगता है अरे ये तो पक्का खाना है अपने को। तो वो उसका पैकेजिंग है भाई, उसके बाद भी अंदर एक रैपर दिया है ना, जिसके अंदर वो बिस्किट है। वरना जो हम लोग पहले पार्ले जी खाते थे, इतना पतला सा पैकेट और उसके अंदर चूरा हो चुका होता है वो बिस्किट, अब ऐसे करके खाना पड़ता था कि ये जैसे जैसे खा रहा, तो रुपया भी उतना लेता है सर, 30 रुपए का आता है डब्बा, 35 का हो गया क्या, 35 रुपए का डब्बा आता है।
तो वो डब्बा का खर्चा ले रहा है सर हमें। तो वही तो चीज़ है, आज के आधुनिक युग में पैकेजिंग इज वेरी मच इनटू बिजनेस। सर कुछ पैकेजिंग तो ऐसे होते होंगे ना जो रिक्वायर्ड ही होंगे, और कुछ हम फड़के के लिए करते होंगे। यही फड़का समझते हो? अच्छा ठीक है, फड़का मतलब सर दिखावे के लिए, जैसे मार्केटिंग करने के लिए उसको, जो मैंने बताया ये डार्क फैंटेसी का डब्बा चाहता तो एक नॉर्मल प्लास्टिक में भी अच्छे से जैसे बाकी बिस्किट आता है आ जाता, बट अच्छा खासा डब्बा बनाया। तो ये ऊपरा ऊपरी खर्चे हैं। बट कुछ खर्चे होते हैं जो क्या करना होता है, उसके कंडीशन में उसको रखने के लिए चाहिए। जैसे वेरी इजी एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक नीचे पीने जाओगे, ऐसे करोगे क्या? भैया दीजिए तो थोड़ा ऊपर से ऐसे पिला दीजिए, जितना 30 ml, ठीक है 30 बोल रहा है, 300 ml पिला दीजिए, ऐसे करते हो क्या? कि वो आप कांच का बोतल या प्लास्टिक का बोतल या एक कैन इसमें लेते हो कि नहीं? क्या वो उसके बिना बिक सकता है? क्या आप ऐसे चिन्ना मित की तरह ऐसे ऐसे सामने रहोगे? नहीं सर, हमको वो किस में चाहिए सर, कोई ना कोई ग्लास में, कंटेनर में, बिना उसके वो बिक ही नहीं सकता। कोलगेट, जाओ सर आज 2 दिन का ब्रश टूथपेस्ट चाहिए, हाथ आगे करते हो क्या कि 2 दिन जितना दे दीजिए, हम घूमने जा रहे हैं। तो क्या वो 2 दिन जितना मिस्टर बीन हो क्या, वो उतना सही निकाल के 2 दिन का फोल्ड करके लेके जाता है? तो वो जो 2 दिन का कोलगेट चाहिए वो थोड़ी चाहिए सर। हमें तो कोलगेट किस में आता है, ट्यूब में। हाँ, उसके बाद जो उसके ऊपर एक और डब्बा लगाता है जिसमें व्हाइट सा दांत दिखाता है एकदम गजब सा, वो फड़का का है। बट वो जो ट्यूब है जिसके अंदर क्या आया हुआ है बताइए, कोलगेट, उसके बिना तो कोलगेट खरीद ही नहीं सकते। क्या, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कुछ ऐसे पैकेजिंग होते हैं जो रिक्वायर्ड है, किस लिए? टू क्या बोलिए, सेल करने के लिए, अदरवाइज वो बिकने योग्य ही नहीं है। वो बिकने, अच्छा लगा वर्ड। और एक क्यों करते हैं सर, फड़का मारने के लिए, मतलब क्या, एक्सेसिव मार्केटिंग करने के लिए, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और वो होता है सेकेंडरी कारण। तो इस वजह से पैकेजिंग 2 तरीके के होंगे, क्या पता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हम सब ये क्लासेस में आपको बीच बीच में ऐसे फ्लेवर देते रहेंगे और फिर नोट्स लिखाएंगे कि क्या मतलब होता है कुछ कुछ कॉस्ट का, और अब ये प्राइमरी कहाँ जाना चाहिए और सेकेंडरी कहाँ जाना चाहिए। क्या आज से पहले ज़माने में ये सब चीज़ इतने इंपॉर्टेंट थे? इतना नहीं था। मैंने पहले भी बोला, एक बाल आ जाता था ना खाने में, या नमक कम होता था ना, बोलता था निकाल लो, और नमक एक्स्ट्रा पड़ा है डाल लो, कुछ रिटर्न पॉलिसी नहीं है। आज के दिन में तो क्या, हल्का सा अगर स्वाद नहीं आया, चीज़ बस कम लगा, रिटर्न भेजो वापस, कंप्लेन कर देंगे। तो वो क्या हुआ है सर, आधुनिक युग में ये क्वालिटी टेस्ट, इंस्पेक्शन, रिसर्च, ये सब के खर्चे क्या हो गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। क्योंकि अगर कुछ भी खराब होता है आज के दिन में, कस्टमर सीधा क्या कर देता है, रिटर्न, कंप्लेन। तो सर पहले ऐसा नहीं था, पहले ज़बरदस्ती अपनाना पड़ता था, जो भी है वो दुकानदार बोलता था वापस नहीं लेंगे। अपने तो जब हम लोग बच्चे में कटिंग कराने जाते थे ना, कटिंग, तो मम्मी लोग बोलती थी हम बैठेंगे साथ में, तुम अपने हिसाब से तो तुम वो सब स्पाइक्स वाइक्स बनवा के आ जाएगा। तो हम लोग कई बार ऐसे स्पाइक्स और बढ़िया कटिंग साइड से कम करवा के ले आते, वो वापस हम लोग का नस पकड़ के लेके जाती थी मम्मी, और उसके आगे बैठाती थी, बोला इसका वापस कीजिए, ये जो एक्स्ट्रा आप उगाए हैं साइड से इसको काटिए। तो बोला अरे फिर वापस पैसा, बोला वापस कैसे पैसा लगेगा, अभी तो कटिंग का ही तो ले रहे हैं, और बाल काट ही तो रहे हैं, आपको क्या है, चुपचाप काटिए। इसका नॉर्मल कटिंग का अलग होता था और स्टाइलिश कटिंग का अलग होता था। तो मम्मी को पूछते थे कि, मम्मी बोलती थी थोड़ा साइड से ये कर देना, और ये बोला ये तो स्टाइलिश में आ जाएगा, तब आपको जो करना है कीजिए, नॉर्मल कटिंग करना है हमको। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ होता था, क्या ये पहले ये जो सेग्रीगेशन मैं बोल रहा हूँ, ये क्या फड़का वाला जो चीज़ आया वो तो अब आया ना, हल्का सा भी अपने को चाहिए भैया, ऐसा कटिंग चाहिए वैसा कटिंग चाहिए। तो पहले इतना ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं थे, आज के दिन में कैलकुलेशंस बढ़ गए। दाढ़ी को भी ट्रिम कराने लगे हैं लोग अलग अलग तरीके से। पहले तो क्या था, दाढ़ी है या तो नहीं है, या तो क्लीन शेव है या तो दाढ़ी है, तो जैसा भी है। अब क्या है, अब तो दाढ़ी का भी शेप है सर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसे होगा। तो वो जो तरीके आ रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं सर, आधुनिक युग, आधुनिक कल्चर, और उस कल्चर के वजह से हम इस फॉर्मेट को क्या बुलाए थे बताइए, ट्रेडिशनल, क्योंकि ये पुराने कल्चर पे बेस्ड है। और अब नए कल्चर के अनुसार कुछ नए खर्चे आएंगे जिनकी प्लेसिंग हम यहाँ करेंगे, बट अभी के लिए वो सब बातों को सर साइड रखते हैं। क्या ये वाला फॉर्मेट सबको ध्यान है? ओपनिंग प्लस क्या, नेट परचेजेस। वाई दी वर्ड नेट परचेजेस बताओ तो, कुछ रिटर्न फिटर्न है, सेल है तो वो हट जाता है, एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट। उसके बाद क्या था सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये जैसी एडजस्ट होता है क्या मिलता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगला चीज डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस। और दूसरा नाम सर दूसरा चीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंस। जैसे ही ऐड होता है क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। फिर क्या एडजस्ट करते हैं सर, फैक्ट्री कॉस्ट, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके 3 नाम और हैं,
वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कुछ भी बोले एक ही बात है। और इसका टोटल क्या आता है बताइए, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। फिर हम सेल ऑफ स्क्रैप एडजस्ट करते हैं या इनडायरेक्ट मटेरियल जो भी बेचते हैं, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट आ जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं सर, ओपनिंग क्लोजिंग WIP एडजस्ट करेंगे, और साथ ही साथ क्या, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर, तो क्या आ जाएगा बताइए, COP। फिर हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो COGS। लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू सेल्स, COS, प्रॉफिट या लॉस सेल्स। क्या डन है सबको इतना सा बात? क्या इसके बेस पे सिर्फ हमने 2 सम्स किया था लास्ट क्लास, 1 और 2, बड़ा बेसिक सा, करेक्ट एवरीबडी? आज हम कुछ नोट्स लिखेंगे, क्या नोट्स लिखना चालू करें? बताइए लास्ट हेडिंग क्या था, 2 था क्या, 2 फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट एवरीबडी। तो जिनका जिनका छूटा हुआ है प्लीज 4-5 पन्ना छोड़ के आगे बढ़िए और लिखना चालू कीजिए। हेडिंग नंबर 3 आज का, हेडिंग नंबर 3 आज का। मैंने कॉपी कैसे मेंटेन करना है उसके ऊपर भी ज्ञान दिया था फर्स्ट क्लास में, प्लीज सुन लीजिएगा और जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम वीक में कितना दिन मिलने वाले हैं सर, 3 दिन। कितने वीक सर, 2 वीक्स, दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक। तो सिंस आपके पास अभी टाइम मिलेगा ऑल्टरनेटिव डेज इसी टाइम पे, तो आप उस समय क्या कर सकते हो, अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। और अगर बैकलॉग नहीं है तो उस समय नहीं घूमने नहीं, क्या कर सकते हैं सर, से फॉर एग्जाम्पल आपने लॉ का रिकॉर्डेड क्लासेस लिया है या टैक्स का रिकॉर्डेड क्लासेस लिया है, प्लीज़ ख़त्म कीजिए। ये मत वेट कीजिए कि सर हम उसको तो आराम से करेंगे, उन सब चीज़ का लाइबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि वो हमारे ऊपर है, इस चीज़ का लाइबिलिटी कम है क्योंकि ये इसके ऊपर है। हमको कराना है जो चीज़, उसका टेंशन तुमको नहीं लेना है, तुमको टेंशन लेना है जो तुमको खुद करना है, विच आर रिकॉर्डेड क्लासेस। एक एप्ट रूटीन मैंने आपको बताया था कि कितना क्लासेस करना चाहिए, और अगर अभी टाइम मिल रहा है तो प्लीज़ अकोमोडेट लॉ क्लासेस और टैक्स क्लासेस इन दैट टाइम इफ़ यू हैव टेकन रिकॉर्डेड, इफ़ यू हैव टेकन लाइव देन एंजॉय विथ योर लाइव क्लासेस। क्या डन है सबको? चलिए पार्ट नंबर 3, रेडी एवरीबडी? लिखना सम important terms and adjustments, some important terms and adjustments। ऐसा एक पॉइंट हमने बेसिक्स में भी लिखवाया था जहां मैंने 3 कॉस्ट समझाया था, याद होगा, PC, CC, FC। याद है CC का फुल फॉर्म? कन्वर्जन कॉस्ट। क्या आता है उसमें, क्या आता है? एक मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में तब्दील करने का खर्चा, जिसमें 3 खर्चे लगते हैं, क्या क्या, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवर। ठीक ठीक, याद है? ओहो गजब गजब। आइए नंबर 3, सम क्या, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड एडजस्टमेंट। उसके अंदर लिखेंगे RMC। क्या सर? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखना इसके अंदर। इट इज द कॉस्ट ऑफ मटीरियल incurred for production of goods, ब्रैकेट में डैश एंड डैश गुड्स। गजब, मजा आ जाएगा अगर सही लिख दो तो। इट इज द कॉस्ट ऑफ मटीरियल incurred फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। बताइए कौन सा गुड्स? वेरी गुड, कंप्लीटेड एंड WIP यानी इनकम्प्लीटेड। डन। दीज कॉस्ट आर डायरेक्ट इन नेचर। क्या ये सारे डायरेक्ट कॉस्ट लगते हैं? यस सर। और डायरेक्ट का मतलब सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी प्रोडक्शन प्रोसेस। दीज कॉस्ट आर डायरेक्ट इन नेचर। It is computed as follows. It is computed as follows. Opening stock of RM plus net purchases and cost related to it
माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM प्लस नेट परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM is valued on the basis of valuation technique followed by company, ब्रैकेट में generally dash, very good, generally FIFO method। Closing stock of raw material is valued on the basis of valuation technique followed by the company, generally FIFO। ऑनलाइन लाइव सबको सुनाई दिखाई दे रहा है? गजब, साकेत, दीपक, वेरी गुड। सुदीप गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। साकेत गुड आफ्टरनून, दीपक गुड आफ्टरनून। और भी लोग ज्वाइन किए हैं, मैं देख पा रहा हूँ, प्लीज गुड आफ्टरनून लिखेंगे। चलिए, लिख लिया सबने यहाँ? सर इस चैप्टर में क्या ये निकालना है? मैंने तो बोला आपको ये पूरा कहाँ देखना है हमें। पहला चैप्टर जो हम बाद में करेंगे क्या सर, मटेरियल, उसमें अलग से इसके बारे में बातचीत है। तो सर इस चैप्टर में ये आपको दिया हुआ रहेगा, कंप्यूट नहीं करना है। हाईएस्ट टू हाईएस्ट सर वो नेट परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट में कुछ बातें ध्यान रखनी है, तो वो लिखेंगे नेक्स्ट पैरा में। नेट परचेजेस एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट includes purchase cost plus purchase related cost, like ब्रैकेट में कुछ कुछ एग्जांपल्स दे पाओगे? वेरी गुड। कैरेज क्या, इनवर्ड, वेरी गुड। लोडिंग स्लैश अनलोडिंग चार्जेस, इजी वर्ड्स है, जिनका जिनका फर्स्ट क्लास नहीं किया हुआ है वो भी समझ पाएंगे कि हाँ सर ये तो कॉमन बातें हैं कि जो कैरेज लगा, रास्ते में आने जाने का खर्चा, सर जो लोड कर रहे हैं और अनलोड कर रहे हैं उसका खर्चा, सर इंश्योरेंस कराते हैं रास्ते में वो खर्चा, सर कुछ टोल टैक्सेस लगते हैं, टोल चार्जेस लगते हैं, कुछ रोड टैक्सेस लगते हैं, है ना। टोल भूत देखे हो क्या? अपना यहाँ पे है न्यू ब्रिज, कोलकाता में जो न्यू ब्रिज है हावड़ा से जो कनेक्ट करता है, वहाँ पे आप एक टाइम आने जाने का आपसे 10 रुपया लेता है, एक बार जाओ या आओ आपसे 10 रुपया लेता है। वो क्यों लेता है सर? टोल है वहाँ का। टोल मतलब जो गवर्नमेंट का कुछ चार्ज है जो आपसे वो रोड यूज़ करने का ले रहा है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। क्या डर है सबको? सर और क्या क्या होता है सर? कुछ नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स, क्या बोला सुने? नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स, है कि नहीं? कभी कभी वो जो खाना मंगाते हैं तो डब्बा का कॉस्ट इंक्लूडेड रहता है ना, क्या धोखे दे देते हो वापस कि ले जाओ हमको नहीं चाहिए? नहीं दे सकते सर, वो कॉस्ट क्या है उसमें इंक्लूडेड है। हाँ, जहाँ रिटर्नेबल है तो नहीं आएगा। डन है? नेक्स्ट स्लैश इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सुने हो आप? इनडायरेक्ट टैक्स वैसे सुनोगे आने वाले टाइम पे भी, टैक्स सुनोगे जिसको अपने आज के डेट पे जीएसटी, और अगर कोई बाहर से मंगवाते हैं तो कस्टम ड्यूटी। सुने क्या वर्ड बोला? अगर इंडिया के विद इन है तो क्या वर्ड है पता है? जीएसटी। और वो भी अगर आप जिस स्टेट में हो वहाँ हो तो 2 टैक्स लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कई बार बिल विल में देखते होंगे आप, खाने वाने जाने होंगे तो बांट देता है 2.5-5% अगर खाने पे लगता है। मैं बेस्ट एग्जांपल वही ले सकता हूँ तुम लोग के साथ। ये तुम लोग रेस्टोरेंट या कभी कैफे वैफे जाता है तो तुम लोग का जो टैक्स लगता है वो क्या लगता है सर? 5%, जिसमें 2.5 करके बटा हुआ रहता है। एक क्या लिखा हुआ होता है मालूम? सीजीएसटी, और एक क्या लिखा हुआ होता है? एसजीएसटी। ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है, सीजीएसटी का मतलब क्या होता है मालूम? सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेता है हमसे, और एसजीएसटी मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट लेता है, तो वो दोनों में बंट जाता है।
बट सर एक IGST भी सुना है हमने, वो क्या होता है सर? वो दूसरे स्टेट से जब सर्विस ले रहे हैं, जैसे कई बच्चे ऑनलाइन लाइव में बैठे हैं जो कहाँ पढ़ रहे होंगे सर, बॉम्बे, पुणे, राजस्थान, तो उनको जब हमने बिल दिया तो उनके पिन कोड के हिसाब से उनके हमने क्या चार्ज किया पता है? IGST। आप हमसे भी जब बिल लिए होंगे आपको GST चार्ज होके मिला होगा, जहाँ पे आपको दिखेगा 9% का GST है, एक CGST और एक SGST। और अगर आप बाहर से खरीदे हो तो पूरा 18% क्या है बताइए? इंक्लूडेड था वे फीस में, तो वो तो किसको जाएगा? गवर्नमेंट को। हम तो पहले भी बोले हम लोग के पास कुछ बचता नहीं है, ठीक है ना? तो वो जो IGST GST है वो सब गवर्नमेंट ले लेता है यार, सब ले लेता है। फिर इनकम टैक्स और मार देता है जिसमें 30-40% तो ऐसे ही चले जाते हैं, और तो कुछ बचता तो है ही नहीं, ठीक है? चुप रहो ना। तो बोलो इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आता है? अब सुनना, ये इनडायरेक्ट टैक्स भी ना आप आगे जाके सुनोगे 2 तरीके के होते हैं। मतलब सर मे बी ये इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके लिए कॉस्ट है या कॉस्ट नहीं है। सर कॉस्ट कब नहीं बनता? जब आप उसका इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। सर ये थोड़ा कम समझ में आएगा एग्जैक्टली क्योंकि अभी तक आपने IDT नहीं पढ़ना स्टार्ट किया। फिर भी एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे हम हैं, हम नवीन क्लासेस, ये फोन किसका फोन है? गलत, नवीन क्लासेस का, क्योंकि ये फोन मैंने किसके नाम पे लिया है? अरे चैट पढ़ने के लिए चाहिए ना, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है उसका क्या पढ़ने के लिए चाहिए? चैट पढ़ने के लिए चाहिए। चैटे पढ़ना है कि नहीं? चैटे तो पढ़ना पड़ता है, तो क्या उसके लिए चाहिए कि नहीं फोन? ऑफिस पर्पस के लिए फोन है, इसमें थोड़ी मेरा इंस्टाग्राम है, इसमें थोड़ी मैं अपना पर्सनल काम कर रहा हूं, ये तो किसके लिए है? चैटे पढ़ने के लिए। अब जो चैटे पढ़ने के लिए फ़ोन लिए हैं और कंपनी के नाम पे लिए हैं, तो इस कंपनी के नाम पे जब फ़ोन लेंगे क्या फ़ोन पे भी GST लगता है? बिल्कुल। मैं उस GST का ले लेता हूँ इनपुट क्रेडिट। सर इनपुट क्रेडिट मतलब जो तुमको GST तुम्हारे हिस्से का मेरे को किसको पकड़ाना है? गवर्नमेंट को। मैं बोलता हूँ सुनिए गवर्नमेंट, बोला हाँ सुनो। मोदी जी बोलना पड़ता है भाई। मोदी जी सुनिए, बोला हाँ बोलो। हम बोले मोदी जी जब फ़ोन खरीदे थे GST लगा था? बोला हाँ लगा था। जब लैपटॉप्स खरीदे थे GST लगा था? बोला लगा था। जब बुक प्रिंट करवाए GST लगा था? मैं बोला हाँ लगा था। वो बोले हाँ लगा था। बोला हाँ। तो सुनिए, तो अब जब हम उनसे फीस ले रहे हैं फिर आपको वापस GST दे रहे हैं, जार्थी नहीं है हमारे ऊपर? बोला हाँ यार बात तो तुम सही बोला, आप बैठ मेरे पास बगल में। उस रात अपन 2 बजे तक पिया। उस दिन बुलाए मोदी जी हमको, बोले हाँ बात तो तुम सही बोल रहा है, पते का बात बोल रहा है। हम बोले हम लोग ऑफिस मीटिंग करते हैं, आपको मालूम है? हम और अविनाश सर हफ्ते में 7 दिन जब हम लोग खाने जाते हैं बाहर, तो हम लोग जब रेस्टोरेंट जाते हैं हम लोग ऑफिस मीटिंग में जाते हैं। हम लोग जब घूमने जाते हैं हम लोग ऑफिस पर्पस के लिए घूमने जाते हैं, और जो हम लोग का तेल वेल का खर्चा लगता है सब ऑफिस का आना जाना के लिए लग रहा है। हम लोग थोड़ी यहाँ से कोई घूमने जा रहे हैं, कैफे वैफे जा रहे हैं, टर्फ जा रहे हैं खेल लेना। हम लोग तो सब ऑफिस के लिए घूम रहे हैं, ये सब मार्केटिंग कॉस्ट है सर। हम लोग ऑफिस के लिए घूम रहे हैं, हम लोग का और कुछ पर्पस नहीं है, घूमना पर्पस नहीं है, ऑफिस का पर्पस है। तो बोला अच्छा ठीक है, इतना दुख दर्द क्या, पीड़ा क्या है तुमको? मैं बोल रहा हूँ इस समय जो हमारा क्या लगा GST, ये क्या आप माफ़ नहीं करोगे हमको? बोला हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, ये GST क्या होना चाहिए? माफ़ हो जाना चाहिए। कैसे माफ़ हो जाना चाहिए? जब ये आदमी GST हमको पे कर रहा होगा, ये बच्चा लोग से जो लिया है, उस समय वो GST जो इसने ऑलरेडी पे किया है वो रिबेट के तौर पे, एक होता है ना रिलैक्सेशन के तौर पे गवर्नमेंट हमें देता है, और उस कारण से वो GST हम क्या ले लेते हैं बताइए? क्रेडिट। कि भैया ये देखिए तुमसे आया 10,000 का मान लो फीस, जिसमें मान लो 2,000 का क्या है? GST। मैं बोला देखो ये 2,000 के अगेंस्ट मैंने जो बुक प्रिंट करवाया, मेरा जो सीरियल की कॉस्ट लग रहा है उसमें कुछ 400 रुपये का GST है। क्या हम 2,000 दे आपको कि 1,600 दे? 1,600 देंगे। क्या वो 400 मेरे लिए क्या हो गया? इनपुट क्रेडिट। यानी एक तरीके से वो मेरा खर्चा, मैं अपने लिए खर्चा क्या गिनता हूँ मालूम? कि मेरा बुक का खर्चा नेट ऑफ क्या लगता है बताइए? GST। हम लोग जब रेस्टोरेंट जाते हैं हम लोग वो 5% नहीं चुभता, क्योंकि हम वो 5% क्या कर लेते हैं? कंपनी के नाम पे बिल बनाओ, ऐसे बोल देते हैं उसको। भैया बिल किसके नाम पे बनाना? कंपनी के नाम पे। पेट्रोल भराने जाते हैं क्या बोलते हैं? कंपनी के नाम पे। फ़ोन खरीदने जाते हैं क्या बोलते हैं? कंपनी के नाम पे। तो हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इफेक्टिवली मेरे को कॉस्ट ही क्या पड़ा इसका बताइए? नेट ऑफ वॉट? GST। यही तुम लोग नहीं कर सकते अभी, है कि नहीं? बट कई लोग के पिताजी करते हैं, हमारे यहाँ आते हैं। अभी जितने एडमिशन हुए उसमें से 3 एडमिशन ऐसे थे जो हम लोग से बोले बाकायदा हम लोग का डिटेल भरिए उसमें, क्योंकि हम क्या दिखा के रखे हैं पता है? अपना लला लली को कोई
कंपनी में एम्प्लॉय और वहाँ दिखाए हैं कि उसका पढ़ाई के लिए खर्चा लग रहा है, मतलब उसका क्या कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उस ट्रेनिंग का क्या लग रहा है, खर्चा। तो उस खर्चा का क्या चाहिए हमको, जीएसटी। भाई हम बोला बहुत होशियार, क्या आप सीए हैं? बोला हाँ हम लोग सीए हैं। हम बोला गजब, आप लोग तो होशियार है, आप लोग तो ये काम सही कर रहे हैं। तो वो लोग अपने लल्ला लल्ली को क्या दिखा के रखे हैं बताइए, कोई ना कोई कंपनी में क्या बोलिए एम्प्लॉय, और वहाँ पे क्या दिखा रहे हैं उनका, कि उनका ट्रेनिंग पर्पस के लिए उनको पढ़ा रहे हैं कि उनका अपलिफ्टिंग हो। और हमारे यहाँ उनका सैलरी जाता है, भाई मजाक है क्या। तो एक तो वहाँ इनकम टैक्स भी बचा रहे हैं और यहाँ जीएसटी भी बचा रहे हैं। तो इस तरीके से जो अपने लोग काम करेंगे ना आगे मिल के, ऐसा कुछ बेवकूफ़ बनाना है कि नहीं। अरे ये बेवकूफ़ अपने क्या सब बनाते हैं सर, कोई चोरी करता है और कोई प्लानिंग करता है। आप ये सुनेंगे वर्ड इवेजन और एक तरफ सुनेंगे प्लानिंग। तो कोई प्लानिंग करता है और कोई इवेजन करता है। इवेजन करोगे तो वो जिस दिन आएगा उस दिन जो तुम जितना बचाए थे उसका 3 गुना लेके जाएगा। बट अगर तुम प्लानिंग की, हम तो दिखा रहे, चैट पढ़ रहे, हाँ गुड इवनिंग बस चलो, तो हम तो दिखा देंगे ना कि हम गुड इवनिंग बोलते हैं ये देख के। तो ये जो हम कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं सर, हमारा पूरा टैक्स प्लानिंग चल रहा है इसके पीछे। हम तो दिखाएंगे, हम घूमी उस ले रहे। अबे गाड़ी हम लोग उस नाम पे लिए 2 कंपनी के नाम पे, कि गाड़ी जो चला रहे चला, अरे पढ़ाई उसी लिए, देखो ना नीचे खंडर की तरह पड़ा रहेगा जितने देर हम लोग नहीं यूज करेंगे। तो यूज क्यों कर रहे हैं, आवन जावन के लिए, क्या ऑफिस, और कोई पर्पस नहीं है गाड़ी। नो पर्सनल डिजायर्स टू बी फुलफिल्ड, नथिंग नथिंग। तो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट बताइए, टैक्स प्लानिंग। आप भी करोगे आने वाले टाइम पे, चिंता क्यों करते हो। और ये जो हम सारा बात बता रहे हैं आपको, ये क्यों करते हैं सर, हम टैक्स बचाने के लिए। एग्जैक्टली कई बार बचाना नहीं, गवर्नमेंट भी जानता है कि अगर हम ये काम ना देना तो कोई भी गुड का दाम धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आज अगर वो कॉस्ट हमको रिबेट के तौर पर ना मिले ना, तो हो सकता है हम तुमसे कॉस्ट का फीस क्या चार्ज करें, बेसी। और वो अगर हम करने लगेंगे तो एंड कंज्यूमर क्या होगा, अल्टीमेटली फंसेगा। जैसे कई बार एक पर्टिकुलर चीज कई चैनल से गुजर के आते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना B2B, 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 फिर लास्ट में जाके B2C होता है। अब अगर इस चैनल में हम अगर हर एक जगह जीएसटी लगवा रहे हैं और उसका कॉस्ट अल्टीमेटली इंक्लूड हुए जा रहा है, फिर प्रॉफिट मार्जिन, तो अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर है क्या वो एंड अप होगा ज़्यादा चीज़ देने की, और क्या ये अल्टीमेटली देश का नुकसान है, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट इसलिए क्या देता है बताइए इन सब चीज़ पे, इनपुट क्रेडिट। और ये इनपुट क्रेडिट अगर हमारे लिए एलिजिबल है हम, तो वो हमारे कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बताइए। अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तो क्या ये कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। और अगर हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, मान लो मेरा जीएसटी नंबर ही नहीं था, मान लो मेरा क्या नहीं है जीएसटी, हम लोग का टर्नओवर मान लो 20 लाख से कम है, तो हमको तो वो सामने वाला क्या लगा के दे रहा है बिल में, क्या जीएसटी। बट क्या हम तुमको जीएसटी बिल दे रहे हैं, नहीं सर। तो क्या हम उसको एडजस्ट कर पा रहे हैं, नहीं। तो मेरे लिए तब कॉस्ट क्या है बताइए, पूरा का पूरा। जैसे अभी तुम लोग के लिए, क्या तुम लोग इसका जीएसटी क्रेडिट ले सकता है, नहीं। तो तुम्हारे लिए वो क्या है, फुल कॉस्ट है कि नहीं। जैसे आप खाना जाते हो तो क्या आप 5% बचा सकते हो, मैं बचा सकता हूँ, आप नहीं बचा सकते। आप क्यों नहीं बचा सकते सर, क्योंकि आप क्या दिखा रहे हो सर, ये तो हम नॉर्मल घूमने जा रहे हैं। और तुम क्या करते हो बे अभी, जो तुम वो दिखाओगे क्या कि हम कोई क्या करने गए थे बताइए ना, कि रिसर्च ऑफिस का मीटिंग करने गए थे, घंटा कुछ ऑफिस मीटिंग नहीं है तुम्हारा, तुम कैफे में फूकने गए हो। तो तुम लोग जो फूकने गए हो उसका तुम लोग क्या नहीं ले सकते बताओ, क्रेडिट नहीं ले सकते। हम लोग तो बोल सकते ना, वहाँ हम लोग तो अपना दिमाग लगा रहा था कि आगे कैसे बैच पढ़ाना है, क्या करना है, हम लोग मिल के मीटिंग्स कर रहे थे ऑफिसेस के। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, हम लोग तो ट्रिप भी करते हैं ना, जैसे कोई इंडोर इंडिया के अंदर, तो बोलते हैं हम लोग वहाँ इसीलिए गए थे क्योंकि हम लोग को वहाँ का मार्केट रिसर्च करके आना था। तो हम लोग बहुत बहुत गजब काम करते हैं। होटल बुकिंग्स भी सब किस नाम पे कराते हैं बताइए, कंपनी के नाम पे, सब नो इन क्लासेस, नो इन क्लासेस। खर्चा दिखाए कहाँ, अरे है ऐसा बात नहीं है, नहीं है, खर्चे भी हैं, बट और दिखाना है, नहीं तो गवर्नमेंट ही ले जाएगा ना सारा पैसा। तो अब ये सब जो बात मैं आपको सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, मोदी जी माफ करना, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये या तो ऐड होगा या तो ऐड नहीं होगा। कब ऐड होगा, अगर ऐसे बोलो इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, और अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, और अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है तो ये ऐड नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स के ब्रैकेट में हम लिखेंगे इफ डैश इज नॉट अवेलेबल,
बताइए बताइए, इफ डैश इज नॉट अवेलेबल, क्या ये टर्म अब याद रह जाएगा? इनपुट क्रेडिट। वैसे जब तक आप कॉस्ट पूरा कंप्लीट करेंगे और आईडीटी आ जाएगा, आपके लिए बड़ा चिंदी बात बन जाएगा, क्योंकि अभी आपके लिए ये नया चीज लग रहा है, आगे जाके आपको ये 50 नंबर का पढ़ना है, तो मेरे को नहीं लगता तब प्रॉब्लम देगा। सिंस अभी जर्नी स्टार्ट किए, जहाँ इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, बट उसका थोड़ा रेलिवेंस मेरे कॉस्ट में है, तो मैंने आपको इंट्रो दे दिया उसका। धन्यवाद आपको। बताइए, इफ व्हाट इनपुट क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। तो अगर सम्स में लिखा हुआ इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल, तो क्या करेंगे सर? तब फिर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या डन है सबको इतना सा बात? और अगर इनपुट क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल तो ऐड कर देंगे। सर कब होता है अवेलेबल? जब हम रजिस्टर्ड डीलर है। क्या वर्ड बोले सुने? एक रजिस्टर्ड डीलर है, मतलब हमारा भी जीएसटी नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं? इनपुट क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। बट अगर हम एक रजिस्टर्ड डीलर नहीं है तो हम इनपुट क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा या कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इजी स्टफ, पक्का एवरीबडी? तो ये कुछ बातें हैं, एक्सेट्रा, और कुछ नहीं लिखना है, बहुत है। ब्रैकेट क्लोज। डन है? नीचे लिखना लेस, ऐड किए थे ना, अब लेस करेंगे दो चीज। क्या क्या सुनना? ट्रेड डिस्काउंट। क्या वर्ड बोले सुने? लेस बल्क डिस्काउंट। एनीबडी, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट? व्हाट डू यू मीन बाय बल्क डिस्काउंट? मैंने जानबूझ के लिख दिया ताकि आप वो गलती दोबारा ना करें जो पिछली बार किए थे। ये दोनों अलग होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्यों होता है? भाभी जी, वो जो मतलब जो जेठालाल का रिलेशन बन जाता है ना, अरे वो हर दिन आती है सब्जी लेने हमसे, तो हमारा रिलेशन है उनके साथ एक ट्रेड का। ट्रेड रिलेशन जब बन जाता है कोई के साथ, तो अलग भाव चलता है उनके साथ। उनको कैलकुलेटर में दिखाते हैं, भाभी जी आपके लिए इतना पड़ेगा, और कोई भैया तुम लोग जाओ और तुम लोगों को तो बेवकूफ़ बनाएगा, मतलब तुम बोलोगे ये चाहिए, बोलेगा ए चल हट, पहले भाभी जी सुनिए आप। तो वो जो भाभी जी जो डेली आती हैं, क्या उनसे बात करेगा ना? वो ट्रेड रिलेशन है ना उनके साथ, और क्या। तो यदि ट्रेड रिलेशन उनके साथ है तो उनको कुछ अलग रेट मिलेगा। क्या बात है बताओ? करना है अभी? लेट क्यों आए? तो पिछले 12 मिनट से बाहर क्यों खड़े हो? बोल सकते थे, इंटरप्ट कर दो, हम मजाक करते रहते हैं। आओ बैठो, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। यूट्यूब पे सुन रहे थे क्लास? कैसे नहीं मिला? टेलीग्राम में नहीं हो आप? कल ही रजिस्टर किए हो? वेलकम। आइए फटाफट बैठो, कोई बात नहीं। तो पिक्चर की तरह देखना अभी वाला क्लास। हाँ, मान ले पिक्चर चल रहा है, बीच से आया इंटरवल के बाद, जस्ट इंजॉय। आइए बताइए एवरीबडी, कौन सा डिस्काउंट माइनस होता है? ट्रेड डिस्काउंट और बल्क डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड रिलेशंस के कारण, बल्क डिस्काउंट क्वांटिटी में परचेस करने के कारण। क्या ये मेरे परचेस कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा? यस। बट एक डिस्काउंट है जो लेस नहीं होता, प्लीज सुनना, कैश डिस्काउंट। जो आप अकाउंट्स में सुनते थे, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड, वो क्यों नहीं लेस होता सर? क्योंकि वो फाइनेंस नेचर का है। वो हमें क्यों मिलता है वो वाला डिस्काउंट सर? क्योंकि हम जल्दी पेमेंट मंगवाना चाहते हैं, और वो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है बताइए? नॉन ऑपरेटिंग तरीके का, इसलिए वो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। तो दो डिस्काउंट लेस होता है, तीसरा नहीं होता। कौन सा नहीं होता? यहाँ से बंद मत करना, ये लंबा वाला, लंबा वाला, एक और बस। क्या डन है सबको? ट्रेड डिस्काउंट और एक कौन सा बताइए? बल्क डिस्काउंट। सर कौन सा डिस्काउंट लेस नहीं होता बताइए? बोलो ना, कैश डिस्काउंट। ठीक है, वो भी लिखवा दूंगा। क्या यहाँ तक ओके है? इसके अलावा सर और क्या क्या चीजें माइनस हो सकती हैं? नेक्स्ट माइनस कीजिए, परचेज रिटर्न। क्या बोला सर? परचेज रिटर्न्स। क्या हो सकता है परचेज रिटर्न्स बताइए? यस सर। और सर क्या माइनस हो सकता है? लिखिए, सेल ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब क्या कर दिए सर? सर हमारा काम नहीं था रॉ मटेरियल का, बट एक्स्ट्रा बच गया, और अब हमारे कोई काम का नहीं है, तो हम उस रॉ मटेरियल को ही क्या कर सकते हैं? वापस रॉ मटेरियल के भाव पे बेच देना, तो उसको वहाँ से माइनस कर देते हैं। ये जो आता है इसी को हम क्या बुलाते हैं बताइए? बोलिए, वो जो हम ऊपर लिखते हैं क्या? नेट परचेजेज एंड
बताइए कॉस्ट रिलेटेड टू इट, इसको बुलाते हैं नेट परचेज कॉस्ट। हमको मिला है ना, हम दिए थोड़ी है। ये क्या हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं? हम कौन है? हम मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या करते हैं? हम खरीदते हैं कि बेचते हैं? खरीदते वक्त जो डिस्काउंट मिलता है वो खर्चा है कि इनकम है? इनकम है। तो एक तरीके से इनकम नहीं सर, वो क्या है पता है? रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। क्या है वो? रिडक्शन ऑफ, दैट इज रिड्यूसिंग आवर परचेज कॉस्ट। क्योंकि जब हम खरीद रहे थे उस समय हमें क्या क्या मिल गया? ट्रेड डिस्काउंट और बोलिए बल्क डिस्काउंट। तो उसके कारण क्या, आप क्या बोलते हो मेरे को, नेट में क्या पड़ा बताइए? खर्चा कम पड़ा, बस वो कर रहे हैं। ये क्या है? डिस्काउंट जो मिल रहे हैं, हम दे नहीं रहे, वो दे रहा है वेंडर, और हमें क्या हो रहा है? मिल रहा है। वो खर्चा दिखाएगा, हम क्या दिखाएंगे? रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। बोलो डन है। ऐसे सर बुक्स में क्या करते हैं? बुक्स में तो आप इसको हो सकता है क्या दिखाओ बताओ? इनकम, क्या डिस्काउंट रिसीव्ड। बट नवीन क्लासेस में जब कॉस्ट पढ़ रहे हैं तब ये सब चीज क्या है बताइए सर? रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। अविनाश सर से जब नवीन क्लासेस में पढ़ोगे तो हो सकता है वो इसको क्या दिखाए? इनकम। दोनों का एक ही मतलब है, इफेक्ट ऑन बुक्स इज सेम, बट मतलब अलग अलग हो जाता है अलग अलग जन के लिए। क्या डन है? बताइए एवरीबॉडी, ये क्या है? नेट परचेजेस एंड व्हाट कॉस्ट रिलेटेड टू इट। परफेक्ट है। नीचे लिखेंगे कुछ कुछ बात, सुनना। पहले लिख लो एक बार नोट। फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट considered above. Roman 1. Following items are not considered above. Roman 1. Roman 1. लिखेंगे एवरीबॉडी रोमन 1। इनडायरेक्ट टैक्स इफ, बताइए क्या? वेरी गुड, इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल। इनडायरेक्ट टैक्स इफ इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल। डन। रोमन 2 कैश डिस्काउंट। क्या बताइए? सिंस इट इज अ डैश आइटम, वेरी गुड, फाइनेंस आइटम। हम ऑपरेटिंग नेचर का बात करते हैं, इसीलिए हम ये वाला डिस्काउंट यहां कंसीडर नहीं करते। इसको हम क्या दिखाएंगे? हम भी कॉस्ट में क्या बताइए? अदर इनकम, यानी क्या? कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। और वो हम भी कहाँ दिखाएंगे? पीएल में, मेरे पीएल में। मेरा पीएल मतलब कॉस्टिंग पीएल। हम अपने पीएल को क्या बुलाएंगे? कॉस्टिंग पीएल। ये वाला डिस्काउंट हम भी इनकम दिखा रहे हैं, बट वो वाला 2 डिस्काउंट हम क्या करते हैं? कॉस्ट से रिड्यूस। आप ये चीज ऐसे इन्वेंट्री में पढ़ोगे, अकाउंट सर भी बोलेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे? ऊपर से लेस, बट कैश डिस्काउंट को क्या दिखाएंगे? अलग से। आप इन्वेंट्री का चैप्टर सुन रहे हैं, हम सुने रखे हो थोड़ा थोड़ा, तो वहां पे आप सुनोगे वैसे ये सब चीज। आइए नेक्स्ट, नंबर 3। नंबर 3 लिखना, अब नॉर्मल कॉस्ट। वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या बोले बताइए? कोई बता सकता है इस वर्ड का मतलब? अब नॉर्मल मीनिंग बताओ। वाह गजब, जो नॉर्मल नहीं है। हाँ, वैसे खर्चे जो मेरे रेकरिंग इन नेचर नहीं है, वो पता है हमें हर साल या हर बार नहीं होने। जैसे सर कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? परचेस करते वक्त क्या क्या लगता है, मैं बताता हूँ। पेनल्टी, क्या करते हैं मालूम? 6 टन का लॉरी होता है, 10 टन माल उठा के निकाल देते हैं। रास्ता में पुलिस वाला रोकता है, बोलता है 1 मिनट साइड करो। बोला हाँ क्यों? चेकिंग कराओ। बोला कुछ नहीं है सर, नॉर्मल चीज़ है। बोला नॉर्मली है, चेक कराओ। फिर वो जब देखता है, उसको मालूम है क्या करके आया है ये, ओवरलोड, क्योंकि उसमें बिल्टी में लिखा हुआ था। ये सब वर्ड बोलूंगा मैं, धंधा करने जाओगे तुम लोग, उसको क्या बोलते हैं पता है? बिल्टी। जब बिल्टी जो ट्रांसफर होता है ना, बिल्टी बोलते हैं उसको, जिसमें लिखा हुआ रहता है चालान टाइप का कि कितना माल उसमें भरा हुआ है। तो उस चालान में क्या लिखा है? चालान में क्या लिखा हुआ है पता है? 10 टन माल। और जबकि तुम्हारा ट्रक का कैपेसिटी क्या दिखा रहा है? बोर्ड पे लिखा हुआ है कितना? 6 टन माल। तो ये जो तुम एक्स्ट्रा ओवरलोडिंग करके रखा है, क्या इसका पेनल्टी लगेगा? हाँ। अब तुम उसको घूस बोलो, जो वो साइड से थोड़ा कम करके ले लेता है, या तुम बोलो सच में जो चालान क्या करता है? फाड़ के देता है। दोनों ही क्या है मेरे लिए? अब नॉर्मल कॉस्ट।
पहला वाला तो उल्टा हम बुक्स में दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो हम क्या दे दिए कच्चे में एक तरीके से। बट पहला वाला क्या है सर, हमारा पेनल्टी लगा बकायदा, हम लीगली चार्जेस पे कर रहे हैं, बट क्या वो कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए, सोच के बोलो। सुनना, दो कारण। पहला, क्या ये हर बार होना है? दूसरा, अगर ये सब कॉस्ट हम जोड़ देंगे ना, क्या मेरा अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड बढ़ेगा? मेरा कंपटीटर क्या ये काम कर रहा होगा तो उसका कॉस्ट क्या होगा? कम, उसका मार्जिन उस हिसाब से आएगा कम, और उस हिसाब से उसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा? कम। कोई मेरे से माल खरीदेगा कि उससे ही खरीदेगा? तो अब नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो अगर हम चार्ज करें तो हम बहुत गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो किसका पार्ट नहीं है, वो कस्टमर को नहीं झेलना चाहिए। वो किसको झेलना है? हमको। अब ये जो गलती की है इसका झेलना किसको है? हमको। तो भैया ये हमारे प्रॉफिट से कम हो जाएगा, यानी हम मान लेंगे कि हमारा कम प्रॉफिट कमाया, बट यही चीज अगर हम किस पे लाद दे? कस्टमर पे, तो ये गलत हो जाएगा। एक बार कर लोगे, दो बार कर लोगे, तीसरी बार से कस्टमर बहुत होशियार है, वो जानता है कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसका प्राइसिंग ठीक नहीं है, हम दूसरे से लेंगे अब से माल। तो बोलो क्या अब नॉर्मल कॉस्ट जुड़ना चाहिए? नहीं। लाइक एग्जांपल क्या बोले? पेनल्टी, फाइन्स। अच्छा, डिटेंशन चार्जेस। कई बार क्या होता है, माल पता है जब्त कर लेता है, क्योंकि बोलता है ये अब आगे जाने के लिए नहीं है, ये यहीं रुक जाएगा। जनरली ये सब चीज़ जब बाहर से माल आता है ना तब होता है। उसमें और एक चार्ज लगता है जो मैं नाम बोलूँगा, शायद आपने कभी सुना ही नहीं, डीमरेज चार्जेस। क्या बोले, सुने? डीमरेज चार्जेस। सर ये क्या होता है पता है? जब बड़े बड़े शिप्स शोर में आते हैं ना, अपने जो जहाँ पार्किंग करते हैं वो लोग, पानी में बोट जब आता है जो पार्किंग करता है वो लोग, तो उनको शोर बोलते हैं, जहाँ वो लोग कोस्ट पे आके पार्क करते हैं अपना गाड़ी। वहाँ पे अगर आप अपना माल लेने लेट पहुँचते हो, आपको मालूम है वहाँ पर मिनट रेंटल चार्जेस लगता है। अगर कोई शिप बाहर से क्या आता है पता है क्या? इंडिया में, तो पर मिनट वहाँ रेंट लगता है उनको। क्या करने का? बस खड़ा रहने का, कि वेंडर्स आएंगे और क्या करेंगे बताइए? अपना माल लेके जाएंगे। अगर मेरे कारण के वजह से हम वहाँ लेट पहुँचे और उसका रेंट ज़्यादा लगता है ना, वो इनडायरेक्टली किस पे चार्ज करता है? तुम पे। और वो तुम्हारे लिए क्या है पता है? डीमरेज चार्जेस, लेट पहुँचने का खर्चा। क्या है खर्चा पता है? ये लेट पहुँचने का खर्चा। जैसे कई बार होता है ना फ्लाइट्स में, सर हम लेट से पहुँचे, तो आपको क्या करता है पता है? आपको चार्ज कर देता है, या तो बोलता है आपको घुसने ही नहीं देगा, या तो क्या करेगा बताइए? चार्ज लेगा अलग से। ये जो चार्ज लेगा आपसे अलग से क्यों लेता है सर? क्योंकि हम क्या किए, मेरी गलती थी, क्या पहुँचे हम लेट पहुँचे। तो ये जो लेट पहुँचते हैं तो उस समय जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, गुड्स के केस में मना नहीं करते, दे देते हैं, बट क्या ले लेते हैं बताइए? एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं। क्या ये फ्लाइट्स में भी होता है? बिल्कुल होता है। अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचते हो अपना माल कलेक्ट करने के लिए, तो वो लोग भी क्या करते हैं बताइए? एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। तो ये जो चार्जेस लगता है, ये कौन सा चार्ज, वर्ड क्या बोले बताइए? डीमरेज चार्जेस। क्या ये चार्जेस कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। बट खर्चा तो है। अरे किसका पार्ट नहीं बनना चाहिए? कौन से कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए? परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए। खर्चा तो है। कहाँ जाएगा ये खर्चा मालूम? पीएल में। ये हम अपने प्रॉफिट से कम कर लेंगे। ये हम किस में चार्ज नहीं करेंगे? कॉस्ट शीट में चार्ज नहीं करेंगे। हेंस हम ये कस्टमर से वसूलने वाले नहीं है। सर एक तरीके से तो वसूल ही लेते होगे लास्ट में, अरे वो बात का बात है, बट जब हम प्राइसिंग करते हैं तब हम ऐसा काम नहीं करते। बोलो एवरीबडी, क्या मैंने ये बोला लिखेंगे ही नहीं? क्या ये बोला लिखेंगे ही नहीं? लिखेंगे, बट कहाँ लिखेंगे? कॉस्टिंग पीएल में। तो लिखिए अब नॉर्मल कॉस्ट, लाइक एग्जाम्पल दिया, बताइए क्या क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। वेरी गुड। पेनल्टीज, और क्या बोले सर? फाइन्स, डिटेंशन चार्जेस, डीमरेज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और अगर आप भूल जाओ तो इसका मीनिंग लिख लेना। डीमरेज का मतलब बताइए? लेटाने का खर्चा, समझ लेना। जैसे वो बाबू अभी दिया ना, लेटाने का खर्चा, बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बोल रहे क्या चल रहा है, ये लोग क्या पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग फ्रॉम पास्ट, कितना देर हो गया? 1.5 घंटा हो गया? नहीं, 1 घंटा 10 मिनट हुआ। ये जो 1 घंटा 10 मिनट हुआ है हमें पढ़ते हुए, आप तो मिस कर गए ना। प्लीज़ बैकअप में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे लिंक है। हाँ, तो 2 बिल्टी भी निकालेगा तो ट्रक तो उसी में है। मतलब वो बिल्टी किस में? उस ट्रक में जिस ट्रक में कितना माल लादा हुआ है? 10 टन। और ट्रक का जो कैपेसिटी है वो तो ट्रक पे ही लिखा हुआ होता है, छोटा हाथी, बड़ा हाथी, जो भी होता है वो। क्यों दिखाएगा एक? कैसे अबे वो लोग पूरा चेकिंग करता है।
अगर ऐसा ही काम करोगे तो वो तो तुमको होशियार हो क्या कम समझा है, उसको दिखने से भी नहीं समझ में आता है क्या। हल्का फुल्का आधा केजी का डिफरेंस होता है तो ठीक, ये तो तुम वही वाला बात कर दिया। जब हम फ्लाइट में जाते हैं और 20 केजी का माल लेके जाते हैं तो क्या हम कहीं ना कहीं बोलते हैं ना एडजस्ट करो ना सर एडजस्ट करो। अब वो 20 का 30 है तो दिखेगा ना ओपनली, वो क्या बोलेगा भैया ऐसे नहीं घुसने देंगे आपको, क्या दीजिए बताइए एक्स्ट्रा चार्ज। जैसे जब हैंड लगेज लेके जाते हो वो आंख से ही देख के बता देता है हाँ ठीक है, क्या वो उसका वेट करता है। जब उसको लगता है कुछ क्या कि ये बेसी है 7 किलो से तो वो क्या बोलता है भैया एक बार इसको भी इधर रखिए। तो क्या हर बार चेक होता है कि जब उसको शक लगता है तभी चेक करता है, शक होता है तब चेक, और जब वो चेक करता है दिखता क्या है 7.5 है, अच्छा ठीक है ले जाइए। 15 किलो है, मजाक कर रहे हैं क्या भरे पत्थर भरे क्या, चलिए चार्ज निकालिए 400 रुपया केजी। तब बता ये तो किस पे डिपेंड करता है, उस पे। अब ये जो तुम बात बोला ये तो हो गया बस बचना। अब या तो हम घूस खिला दिए या अपना यार ही निकल गया, वो जो पुलिस वाला है साथ में पढ़ाई किए थे तो वो उसको पुड़िया खिला दिए 2 ठो, बोले ले पुड़िया खा चल अभी आगे बढ़ने दे। तो वो पुलिस वाला बन गया, देख हम ड्राइवर है क्या तुम भी मेरे से लेगा। और कई लोग का सेटिंग होता है ऑलरेडी कमीशन बेसिस पे ही कि भैया तेरे को हम डेली यहाँ से अप डाउन करेंगे, तेरे को जो बांधना है अपना खर्चा बांध ले। अब ये हो गया आरक्षण। अब वो तुम बात करेगा तो अभी हमारे लिए लीगल चीज़ें ही काम की हैं। तो लीगली जो बात करते हो, जैसे अपने रास्ता में कभी गाड़ी पकड़ जाते हैं कोई ओवरटेकिंग ये वो, तो उसके लिए क्या करते हैं सर 100 रुपया लेना छोड़ना करते हैं कि नहीं। तो भैया वो तो अलग हो गया, वरना तो हिसाब से फाइन कितने का है 500 का है, बच गए 100 रुपया दे के। तो वो ना तो बुक्स में आ रहा है ऐसे भी, वो तो क्या है मेरा इलीगल, हम तो वो लीगल दिखा ही नहीं सकते। वो फाइन हम कहाँ नहीं दे सकते, PL में भी नहीं दिखा सकते क्योंकि वो फाइन थोड़ी दिए, वो तो क्या दिए घूस नहीं दिखाते अपने। घूस मत ज़्यादा तुम पढ़ाई कर। बोलो डन है सबको इतना बात। डीमैरेज चार्जेस लिख लिए क्या सब, क्या चीज़ आने का खर्चा, लेट आने का खर्चा, एक बार हिंदी में समझने के लिए। बट अगर टेक्निकली जाए तो वो जो मैंने बोला पूरा, क्या डन है सबको इतना बात। आइए ये सब एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड अबव as they are dash items, कॉस्टिंग PL आइटम्स बोल लो, क्या वर्ड लिखोगे बताओ, कॉस्टिंग। ऑलरेडी अब नॉर्मल कॉस्ट तो बोल ही दिए। तो ये कहाँ पे एडजस्ट होता है सर ये सारे खर्चे, कॉस्टिंग PL में। परचेस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इजी पीजी एवरीबडी, क्या क्लियर हो रहा है सबको। तो कौन से चीज़ें हैं जो ऊपर इंक्लूड नहीं होंगे बताइए, कैश डिस्काउंट, और क्या बोला बताइए, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो इनडायरेक्ट टैक्स जो कि इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है, और लास्ट क्या बोला बताइए एबनॉर्मल कॉस्ट। ये सब हम ऊपर इंक्लूड नहीं करते। इजी स्टफ बता दो, वेरी वेरी गुड। तो ये था हमारा डिस्कशन किसके ऊपर, सिर्फ बताइए वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मजा आया पढ़ के, समझ में आया सबको पक्का। क्या नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं अब अपने बी, क्या था लाइन से बताइए, एक एक एलिमेंट बताइए। बी क्या है, वेरी गुड लिखिए, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। बच्चा पेज देख ले कितना छोड़ना और चालू करना लिखना। डायरेक्ट लेबर लिखिए इसके अंदर, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन in manufacturing processes. In manufacturing processes. It includes basic pay as well as other allowances and charges like, बता सकते हो आप भी जॉब करने जब जाओगे आपको बेसिक पे के अलावा और क्या क्या मिल देगा। एक अच्छा वर्ड बोल रहा हूँ, बोनस। अच्छा लगा ये वर्ड, क्या मिलता होगा बताइए, बोनस।
अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए सर? बोनस मिलता होगा। अच्छा और सुनते हैं डियरनेस अलाउंस, कभी सुने हो ये? पता है मैं कहाँ पढ़ाया हूँ? बता कहाँ पढ़ाया अर्जुन, मजा आ जाएगा। वेरी गुड, इंडेक्स नंबर में हमने इस बात को पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में अपने वहाँ पढ़े थे रियल वेजेस, नॉमिनल वेजेस, कि रियल वेजेस से नॉमिनल वेजेस और नॉमिनल वेजेस से रियल वेजेस जाते वक्त वो इंडेक्सेशन करना पड़ता है। ये वही चीज़ है, यानी उस समय जो वो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं ना, किसके लिए पता है? इन्फ्लेशन को आउटरीच करने के लिए। उसको क्या वेजेस बुलाते हैं मालूम? डियरनेस अलाउंस। यानी डियरनेस अलाउंस इज द चार्जेस पेड बाय कौन? कंपनी टू कौन? एम्प्लॉय। क्यों? टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब हम जब सैलरी डिसाइड किए थे तो हो सकता है 12 लाख बोले हो, बट जब आगे अगले साल तक हम सैलरी दे रहे हैं, पूरे साल का सैलरी, पूरे साल में क्या हुआ होगा बताइए? इन्फ्लेशन आया होगा। तो कई बार कंपनी हमें क्या देती है बताइए? वो जो एक्स्ट्रा और मिलना चाहिए था, किस कारण से? इन्फ्लेशन के कारण, वो हम ऐड कर देते हैं। तो उसको कौन सा अलाउंसेस बुलाते हैं बताइए? अच्छा, इसके अलावा आप सुनोगे जब आप कंपनी में जाओगे आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस मिलेगा। क्या वर्ड बोले सुने? आने जाने का खर्चा भी आप कंपनी के नाम पे फाड़ सकते हो। हम लोग ये करते थे आर्टिकलशिप में, और आप भी आर्टिकलशिप में करोगे। आर्टिकलशिप में आपको दिन दिन का हिसाब लिख के देना होता है कि आप क्लाइंट ऑफिस गए थे तो आपका कितना रुपया लगा। हम लिख के देते थे मेरा 400 रुपया लगा, जबकि 400 नहीं 12 रुपये में बस में गए थे। लिख के क्या दिए मालूम? टैक्सी में गए थे दोनों टाइम अप डाउन, और 400 लेते थे, 12 खर्चा करते थे। वहाँ पे भी अपने स्कीमबाजी चलाते थे, बट 400 रुपया क्या अलाउंस मिलना ही है, हमें मालूम है। क्या टेंशन है? क्या दिखा देंगे बताइए? आना जाना किससे किए थे बताइए? गाड़ी से किए थे। कंपनी के नाम पे झूठा निकाल लेते, क्योंकि इसका क्या बिल? टैक्सी वाला तो नहीं बिल देता है आपको, हम क्या बताए कैसे लगा? वो दिया थोड़ी हमको कोई बिल, तो भैया मेरा लगा इतना रुपया, हम क्या करें? हाँ, ऊबर का रिसीट मांग, वो तो कंपनी भी जानता है ना कितना एच है सारे एम्प्लॉइज कि बेवकूफ़ बनाएंगे हम लोग। और वो स्पेशली आर्टिकल जो कि कुछ करे धरने का है नहीं, और चाहिए इनको 400 रुपया दिन का अलग से। तो जो 400 रुपया हम लोग क्या करते थे? हम लोग को लास्ट में एक फॉर्म मिलता था कि भैया आपने क्लाइंट ऑफिस से 12 दिन घूमा है, तो ये 12 दिन में आपका क्या क्या खर्चा लगा बता दो। हम लोग, अच्छा वो कंपनी भी नहीं देता, वो किससे वसूलता है? वो लोग क्लाइंट से, क्लाइंट को दिखाता है। फिर ये देखिए मेरा 2 आर्टिकल आपके डेली चपड़ासी की तरह खड़ा रहता था। अब काम क्या है हमारा? वही करना है, बस खड़ा रहना है वहाँ। तो बोला ये जो 2 आदमी खड़ा रहता था, इसका जो आने जाने का भाड़ा लगा वो कौन देगा? बोला हम देंगे सर, क्यों टेंशन लेते? इनका जो खाने का लगा वो कौन देगा? बोला हम देंगे, क्यों टेंशन? तो जो कंपनी तुम्हारा पैसा भरता है ना, तुम उस दिन पता है सबवे से मंगाओगे, उस दिन पिज्ज़ा हट से मंगाओगे, भले ही रास्ते में नहीं तो नीचे उतर के वो मुड़ी खाते, बट अगर वहाँ बैठे हो ना तो क्या बोलोगे पता है? हमको सबवे से खाना है। सर अभी बात कीजिए, ये सब हमको भी भूख लग गया। सुनना, ये जो वर्ड मैंने बोला ना, हम लोग भी यही करते थे। हम लोग जब ऑडिट पे जाते थे ना क्लाइंट के, हम जब बैंक ऑडिट पे गया था यूको बैंक का, हम वहाँ पे जाते वक्त हम सीधा, मेरा पार्क स्ट्रीट ब्रांच में था, हम यही बात बोला। वो पूछे क्या खाएंगे आप? हम बोला क्या है? बोला नीचे गंगूराम है, ये है वो है। बोला नहीं, बगल में हम सुने बॉम्बे शिव सागर है। बोला हाँ। बोला वहाँ से मंगा दीजिए। तो एक बार तो ऐसे देखा, हम बोला क्या है? मंगा दीजिए बस। अब वहाँ का सब्जी आपको भी मालूम है कितना महंगा पड़ता है। रोटी सब्जी मंगाया स्टार्टर के साथ, पापड़ के साथ, अलग गजब खाए, हर दिन कुछ नया। लास्ट डे था, अब हम बोला लास्ट डे, आज तो इसको बढ़िया से लूटेंगे। वहाँ बॉम्बे शिव सागर के भी ऊपर क्या था, एक आइवरी बोल के ये संजीव कपूर का रेस्टोरेंट था, अब बंद हो गया वहाँ। उस समय वहाँ पे आइवरी बोल के था। हमारे टाइम में देरी है, उस टाइम का बात है 2014-2013 में, आज से 10 साल पहले वहाँ पे एक वो जो बूफे सिस्टम होता था, हम लोग जाके खाएंगे आज, बूफे सिस्टम का 750 रुपया पड़ता था उस समय। वो इतना मतलब था ना, एकदम स्पेशल सर्विसेज था। तो हम लोग बोला वो खाएंगे आज। वहाँ जाके 750 रुपये का दिन में खाना खा के और जो सोए हैं आके ऑफिस में, उसके बाद आराम, मज़ा आ गया आज। और फिर क्या दिखाया सर? खाने का खर्चा लगा, और क्या, हम ऐसे भी यहीं खाते सर, तुम नहीं देता तो भी हमारा रिच खाना खाते हैं हम लोग, ऐसे थोड़ी नीचे मुड़ी खाने जाते हैं। तो ये जो बदमाशी करते हैं ना हम लोग इसीलिए करते हैं। ये अलाउंसेस के तौर पे हमें क्या होता है बताइए? मिल जाता है लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं क्या है पता है? फ्रिंज बेनिफिट्स। क्या बुलाते हैं बताइए? ये सब आप पढ़ोगे किधर पता है? टैक्स में। जब आप सैलरी चैप्टर पढ़ोगे हेड्स ऑफ इनकम में, डीटी में, सुन के रख लिए, ऑलरेडी आया ये सब कान में लोगों के, 5 हेड्स ऑफ इनकम जिस पे टैक्स लगता है। तो वो जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उस पे जो सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं, जब सैलरी का टैक्स देते हैं ना, उस पे ये सब चर्चा होगी आपकी।
वहाँ आप सुनोगे और मजे से टैक्स वाले टीचर से कि कैसे लोग बदमाशी करते हैं सब चीज़ में। एक आता है रेंट अलाउंस, सुने हो रेंट अलाउंस? रेंट अलाउंस क्या, जब हम बाहर रहते हैं, जब हमको कंपनी बाहर बुलाता है तो हमको तो बाहर अपना घर लेना पड़ेगा, भाड़े पे ही लेंगे, तो जो भाड़े पे लेते हैं ना उसके अगेंस्ट भी कंपनी क्या देती है पता है हमें? थोड़ा बहुत अलाउंस, कि भैया तुम अपना होम टाउन छोड़ के आया है यहाँ, तो तुम्हारे सैलरी के ऊपर हम अलग से तुमको क्या देंगे बताइए? हाउस रेंट अलाउंस। ये जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है ये भी क्या है हमारे लिए बताइए सर? सैलरी का पार्ट, यानी कंपनी के लिए क्या है? खर्चा। अब कई बदमाश हम जैसे सीए क्या करते हैं सर, कलकत्ता में ही रहते हैं, मेरा खुद का साला, मेरा ओन साला, अभी उसका MBA कंप्लीट हुआ था तो जैन पैक में काम कर रहा है कैलकाटा में ही, तो हम उसको बोला कैलकाटा में ही है तो होम टाउन में ही है। पहले उसको पोस्टिंग 3 ऑप्शन मिला था, जयपुर, कैलकाटा, बॉम्बे, तो कैलकाटा ही लिया। सब में बेसिक पे सेम ही है कि 14-15 लाख देंगे, मतलब ठीक है 14-15 लाख देंगे, बट HRA उन दोनों में स्टेट सिटी में मिलेगा। कहाँ कहाँ? जयपुर और बॉम्बे में। बोला कैलकाटा में तो आपका होम टाउन है। बोला बात तो ठीक है, बोला तुम आना, हम है तो हम तेरे को बचाता है। हम क्या किया, पापा से मेरी लड़ाई हुई हुई है, ये जो जगह है इसमें हम अपने पापा को क्या देते हैं? अपने रूम का रेंट। आपको मजाक लग रहा है? मैंने अपने पापा के नाम पे रेंट एग्रीमेंट भी लेके आया। हम उसके पापा का, अपने ससुर जी के नाम पे रेंट एग्रीमेंट बनवाया कि ये लड़का अपने रूम में रहने का क्या दे रहा है बताइए अपने पापा को भाड़ा। पापा इसको अपना नहीं रहा है, जबरदस्ती MBA किया है। ये मेरा पैसा नहीं, हमको दे ही नहीं रहा है कुछ। ये जो 14 लाख ला रहा है खुद के जेब में रख रहा है, तो हमको तो कुछ वसूलना है इससे, तो हम तो इसको भाड़ा पे रख रहे हैं भाई, मेरा खुद का नहीं है। सर ऐसे बदमाशी चलता है क्या? अब वही काम किया है, उनका खुद का बड़ा फैमिली है, जिला है, मेरा ससुराल एक जिला है, 13 रूम है, तो हम तो मतलब उसमें क्या 4 घर लिया हुआ है, तो अब 4 घर में एक घर कोई चाचा के नाम पे है, तो हम बोला उस चाचा के नाम पे अपने रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे कि चाचा जी हमको पाल रहे हैं और मेरा क्या लगता है बताइए? रेंट लगता है, रेंट अलाउंस अंदर, पूरा का पूरा कमाई। तो ये सब जो टैक्स प्लानिंग है, कोई थोड़ी इवेजन की है, प्लानिंग की है। आओ देख लो हमको घर पे कैसे रखता है लोग नौकर की तरह ही है, तो हमको देख लो हम लोग नौकर की तरह ही तो रह रहे। तो ये जो अलग से हमें मिलता है ये सब क्या है बताइए सर? कंपनी के लिए कॉस्ट, और हम लोग सब वसूलेंगे, चिंता मत कीजिए। और आप सिखा दिए क्या करना है, पापा के नाम पे बना लेंगे रेंट एग्रीमेंट लास्ट में। और ये सब होता है, ये जेनरिक इन नेचर है, सब जानते हैं, करेंगे ही, और वो कंपनीज भी जानते हैं ये लोग बदमाशी कर रहा है, बट कोई उपाय नहीं है, लूप होल्स है जिसके खिलाफ हम कुछ कर नहीं सकते, और ये सब आप वसूलोगे ही लास्ट में। तो ये जो मैंने बोला ये सब क्या है सर? अलाउंसेस जो मिलता है। अदर देन दैट कंपनीज और एक काम करती है, और वो है आपके फ्यूचर के बारे में सोचती है, जो आप ही नहीं सोचते। क्या करती है वो मालूम? वो बोलती है हम तुम्हारा पैसा तुमको पूरा नहीं देंगे। बोला है? बोला तो क्या करोगे? बोला उसमें से कुछ हिस्सा हम तुम्हारे बिहाफ में एक फंड में डाल रहे हैं, जिसमें जब तुम कंपनी छोड़ के जाएगा हम उसमें इंटरेस्ट के हिसाब से भी तुमको पैसा रिटर्न देंगे, जिसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन फंड्स, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्लान्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई प्लान्स होते हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट बोला कंपनी तुम्हारा पैसा काट के, तब सर काट ही लिया, तब क्या बात हुआ? तुम उसको बहुत भावुक होके बोलते हो, जब इतना ही मेरे बारे में सोचना है तो तुम भी करना अलग से। तो कंपनी को अब नियम कानून बदल दिए गए। कंपनी में बोला गया जितना पैसा तुम किसका काटोगे, एम्प्लॉय का, उतना ही पैसा एक्स्ट्रा और तुम अलग से तुम भी क्या करोगे उस फंड में जमा। मतलब अगर तुम 100 रुपया एक जन का काट रहे हो तो अपने जेब से भी क्या निकालो 100, अब वो 200 मिला के क्या करो उस गुल्लक में रखो, और वो गुल्लक में जब 200 रुपया क्या होगा, बढ़ता रहेगा, उसको करके लास्ट में जब कंपनी छोड़ के जाएगा उसको तुम एक्स्ट्रा रुपया दोगे। तो जो अदर बेनिफिट्स होते हैं ना वो भी मिलता है। इसलिए तुम देखोगे जब कंपनी में तुम जॉब लेने जाओगे ना, तुमको बोलेगा CTC 12 लाख। वर्ड सुने क्या बोले? CTC का फुल फॉर्म है कॉस्ट टू कंपनी 12 लाख। मतलब जब हम तुमको रख रहे हैं तो कितना पड़ रहा है? 12 लाख। तुम जब जाओगे तुम पूछोगे भैया सैलरी कितना है? बोले 8 लाख है। बोला आपके बोर्ड पे तो लिखा हुआ था 12 लाख। बोला अब इसमें 2 लाख बोनस है, 1 लाख ये है, 2 लाख। बोला ये सब इंक्लूडेड ही है। बोला बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? CTC। मतलब क्या?
कंपनी को क्या खर्चा पड़ता है। तो तुम एक आदमी आएगा तो कंपनी को कितना पड़ेगा, 12 लाख का खर्चा। तो हम तुमको वही अट्रैक्ट करने का पॉइंट है। दिखा क्या, और ये चमकदार 12 लाख का पैकेज लगा, बट 12 लाख के अंदर जो असली भाव है वो तो बहुत कम है। ये तो ऊपरा ऊपरी और इनकम, सर ये भी तो मिल तो रही है, हाँ कुछ अभी मिल रहा है और कुछ कम मिलेगा बाद में, बट एक बार के लिए जो इन हैंड सैलरी होता है ना वो बहुत गिर जाता है। तो ये सब जो बातचीत है, या आप आगे जब फाइनल और प्लस टैक्स अभी पढ़ोगे तो काफ़ी मज़ेदार रूप में पढ़ोगे। मैं तो आपको बस फ्लेवर दे रहा हूँ और बता रहा हूँ, मेरे लिए तो ये वापस से क्या बनना है, एक चैप्टर। तो अभी के लिए हमें इतना लोड नहीं लेना है सर, बस इतना पता रखना है कि और भी खर्चे हैं जो इसमें ऐड होते हैं। बताइए लाइक क्या क्या बोला, बताइए, वर्ड्स याद रहेगा। अब एग्जाम्पल से क्या बोला, पहला डियरनेस अलाउंस, ये क्यों मिलता है बताइए, सब पढ़ेंगे आगे, तो अभी कुछ लोड नहीं लेना है। क्या बताइए सर, इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने के लिए। और क्या सर बोला आपने, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, हाँ सर। और सर क्या बोला सर आपने, रेंट अलाउंसेस, जिसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, HRA। डन है सबको सर। और भी मिलता होगा, बिल्कुल काफ़ी मिलता है रे, एडुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कई मेडिकल अलाउंसेस देते हैं, कई लोग आपको फूड अलाउंसेस देते हैं, कंपनीज, सब कुछ अलाउंस मिलता है। ये सारे अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं। और सर क्या बोला सर आपने, ESI, क्या सर फुल फॉर्म, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, लिखिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्लान। और PF का फुल फॉर्म प्रोविडेंट फंड और प्रो पेंशन फंड्स। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्लान, प्रोविडेंट फंड प्लान, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। क्या एम्प्लॉयर हमारे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्लान, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, वो भी खर्चे का पार्ट है, वो भी खर्चे का पार्ट है। क्या क्या बोले सर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्लान, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड्स एक्सेट्रा, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ER मतलब एम्प्लॉयर, डन, एक्सेट्रा। ER मतलब एम्प्लॉयर, डन है सबको, पक्का। दिस कंप्लीट्स कौन सा पार्ट बताइए, B, क्या, डायरेक्ट लेबर। C लिखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग एंड आज का गजब टॉपिक सर, अभी तक सभी गजब थे, ये सबसे मज़ेदार। लिखिए C, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि इसके ऊपर ना ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं लोग, बट मैं करूँगा आपके साथ, मज़ा आ जाएगा आपको। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पकड़ना बहुत मुश्किल है, लगता है कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, इसमें सेग्रीगेशन करना लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ये वाला बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा। बताइए ये कौन से खर्चे हुए, वो खर्चे जो किस में नहीं आ सकते, मटेरियल में, जो किस में नहीं आ सकते, लेबर में, तो वो खर्चे क्या हो जाते हैं, एक्सपेंस। और तो और कौन सा एक्सपेंस बताइए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी प्रोडक्शन प्रोसेस। मैंने एक एग्जांपल लिया था आपके साथ, याद है आपको, वेरी गुड, रॉयल्टी। और क्या था बताइए, फ्रेंचाइजी कॉस्ट, याद है अपने सबवे और उस सब का एग्जांपल लिए थे, डोमिनोज का, कि सर डोमिनोज का फ्रेंचाइजी कॉस्ट लगता है लेते वक्त, डो का पैसा भी लेता है वो लोग हमसे। तो वो जो पर्टिकुलर चीज़ मैंने आपको बताया था वो था। एक याद है, मैं तिवाड़ी का समोसा बेचने निकला था, मैं एलन सोली का शर्ट बेचने निकला था, तो मेरे को क्या करना पड़ा, उनको रॉयल्टी देना पड़ा था कि नहीं। तो वही सब बातें कर रहा हूँ, क्या डन है सर, और भी तो आते होंगे, यस, आज वही सब सीखेंगे। लिखिए इसके अंदर, इट इंक्लूड्स all such direct cost which are not dash and dash, which are not material and labor। मतलब वो सारे खर्चे जो डायरेक्ट तो हैं बट मटेरियल में नहीं लिख सकते, लेबर में नहीं लिख सकते, तो उनको डायरेक्ट एक्सपेंस में पटकना पड़ेगा। सर कुछ एग्जांपल्स दीजिए। बिल्कुल, वन रेडी एवरीवन, जो कि सबसे पहला अपने ऑलरेडी जानते हैं, रॉयल्टी / कॉपीराइट, जिसको आप पहले बोलते थे पता है, ये सबको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सुने हुए हो ये सब वर्ड्स आप बचपन में BCK BCR में सुनते होंगे। सर अब तो हट गया। ट्रेडमार्क्स,
पेटेंट्स, और सर गुडविल मत बोलो, मैंने क्या बोला था पता है आपको, फ्रेंचाइजी कॉस्ट, गुडविल परचेज्ड, एक्सेट्रा। डन है सबको? पक्का एवरीबडी? नेक्स्ट लिखना नंबर 2, पहले लिखेंगे फिर मैं समझाऊंगा। लिखिए, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग्स और ब्लूप्रिंट्स, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग्स और ब्लूप्रिंट्स। चलिए समझते हैं, सोचते हैं। मेरे को नहीं लगता ये कोई एक मेहनत का काम है। सुपर हीरो मूवीज देखे हो? स्पाइडरमैन सबने सुना है, सुना है तो वो स्पाइडरमैन पता है आपको, शुरू में अपना कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है, उसमें वो बहुत सारा ट्रायल एंड एरर करता है कि अरे ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं, नहीं इसमें यहाँ पे स्पाइडर रखते हैं, नहीं इसको लाल कलर बनाते हैं, इसको वो करते हैं। क्या वो अपना सूट बनाने के लिए इतना मेहनत करता है कि नहीं? बिल्कुल। वैसी कंपनियां हैं। प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट एक बार में समझ में आ जाता है कि क्या बनाना है, उसके पीछे कई डिज़ाइनिंग लगते हैं, उसके पीछे कई प्रोसेसेस लगते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है पता है? सैंपल्स बनाने पड़ते हैं, कई ब्लूप्रिंट्स बनाने पड़ते हैं। ब्लूप्रिंट्स मतलब पता है आपको, एक डमी जिसमें हम डायग्राम से बना रहे हैं या एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में जनरेट करके रख दे रहे हैं कि देखो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आके फिर लास्ट में निकलेगा। इवन हम प्रोडक्शन का फ्लो कैसा होना चाहिए उसका भी ब्लूप्रिंट बनाते हैं। जैसे अपने घर का नक्शा बनाते हो कि नहीं? घर बनाने से पहले क्या बोलते हो? यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, यहाँ वॉशरूम होना चाहिए, यहाँ किचन होना चाहिए, किचन में ये चीज़ होना चाहिए, हॉल में इतना स्पेस होना चाहिए। क्या घर बनता है तब ये सब चीज़ बनता है, जिसको आप क्या बोलते हो मालूम? ब्लूप्रिंट। क्या बुलाते हैं? जब वो इंटीरियर डेकोरेटर आता है ना, वो क्या लेके आता है पता है? ब्लूप्रिंट, जिसमें तुमको नक्शा के तौर पे दिखाता है, ये देखिए घर बन के लास्ट में ऐसा दिखेगा। फिर तुमको कुछ कुछ फोटोज दिखाता है कि ये देखिए हम ड्राइंग करके लाए हैं। क्या वो सब खर्चा है कि नहीं? अच्छा, क्या ये मटीरियल है? क्या ये लेबर है? तो इसको कहाँ लिखना पड़ेगा बताइए? एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी कैलकुलेट होते हैं। तो इस वजह से हम इसको कहाँ लेते हैं बताइए? एक्सपेंसेस में। और क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है? हाँ सर, इसके बिना वो शर्ट कैसे बनाना है हमें नहीं पता। ये शर्ट का क्या डिज़ाइन रहेगा, कहाँ पॉकेट रहेगा, कहाँ बटन रहेगा, ये सब हमें नहीं पता। तो क्या ये कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग एंड ब्लूप्रिंट्स आर पार्ट ऑफ व्हाट बताइए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इजी लगा सबको अब बात? नेक्स्ट लिखिएगा नंबर 3। नंबर 3, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स। सोचते हैं वापस, बड़ा इंटरेस्टिंग बात। आपको मालूम है कई बार हमारे फैक्ट्री के कैपेसिटी बियॉन्ड आवर कंट्रोल चले जाते हैं। मतलब डिमांड इतना ज़्यादा आ जाता है कि हमारे फैक्ट्री में सारे माल बनना पॉसिबल। हम क्या करते हैं कई बार, हम इस वजह से जितना ऑर्डर आता है उसको ले तो लेते हैं, बट उसके बाद उसको आउटसोर्स कर देते हैं। ये वर्ड सुने हो? आउटसोर्स करना मतलब क्या करना? अपना ही काम बाहर से करवा लेना। दूसरे को तो बोले हम कर रहे हैं, बट वही काम क्या करवा लेना? बाहर से करवा लेना। सर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कैपेसिटी है भी कि नहीं, मेरा तरीका ही वही आउटसोर्स कराने का। जैसे मेरा कोई इन हाउस मार्केटिंग टीम नहीं होता, और हम क्या कराते पता है? अपना डिजिटल मार्केटिंग एक किससे? थर्ड पार्टी से। तो वो जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, वो जो माल बना रहा है मेरे लिए, जैसे कि क्या सर फैक्ट्री में जो शर्ट बनता है वो अब मैं नहीं बना के कौन बना रहा है बताइए? एक थर्ड पार्टी। क्या वो थर्ड पार्टी मेरे एम्प्लॉय के कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, ही इज़ नॉट अंडर माई बोलिए बुक्स। वो मेरे बुक्स में वेजेस नहीं ले रहा है, वो तो हमसे क्या ले रहा है बताइए? जॉब चार्जेस। तो क्या ये मटेरियल है? क्या ये लेबर है?
बट क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस है? हाँ सर, वो भी तो क्या बना रहा है बताइए हमारे लिए, वही शर्ट पैंट जो हम अपने फैक्ट्री में बनाते, बट वो क्या कर ले रहा है बताइए, अपने फैक्ट्री में बना रहा है, उसके ऊपर जो वो बिल छोड़ता है। जैसे कई लोग क्या होता है मालूम, ड्राइंग का काम और स्टिचिंग का काम क्या दे देते हैं मालूम, आउटसोर्स कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे खुद का फैक्ट्री है, बट हम अपने फैक्ट्री में क्या करते हैं मालूम, सारा काम हम कर दिया, अब बोलते हैं जो स्टिचिंग का काम है वो क्या कर के आ जाओ पता है, आउटसोर्स कर दो। स्टिचिंग के लिए लास्ट में माल जाता है, फाइनली स्टिच होके आ जाता है। ये सब जो तुम बड़ी बड़ी कंपनियों का कपड़ा पहनते हो ना, एलन सोली, ये लोग भी सब लोग सब चीज़ कहाँ नहीं बनाता बताइए, अपने गोडाउन में नहीं बनाता, अपने फैक्ट्री में नहीं बनाता, ये लोग ये काम को क्या करता है बताइए। और वहाँ पे वो जो लोकल ब्रांड है ना, वहाँ भी वही बन रहा है, और वो जो बड़ा से बड़ा ब्रांड है ना, वो भी वही बन रहा है। बस फ़र्क क्या हो जाता है पता है, मटीरियल का। मटीरियल कौन दे रहा है पता है, एलन सोली उनको बोल रहा है तुम इस पे काम करेगा, और वो जो लोकल लोग हैं वो लोग वही सस्ता मटेरियल यूज़ करता है, इसलिए तुम्हारे क्वालिटी में और कॉस्ट में फ़र्क आता है। बट स्टिचिंग कहाँ हो रहा है सर, सबका एक ही जगह से। अब जो वो स्टिचिंग हो रहा है उसका जो कॉस्ट लग रहा है वो कहाँ डाले सर, है तो किससे रिलेटेड, डायरेक्ट, बट कहाँ नहीं लिख सकते, मटेरियल में। और कहाँ नहीं लिख सकते, ऑल्दो सुनो लग रहा होगा वर्कर, बट ये कौन से वर्कर है, जॉब वर्कर जो मेरे पेरोल में, ये मेरे बुक के एम्प्लॉयज में नहीं है, तो फिर बताओ इनको जो पेमेंट करेंगे वो कहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में। लॉजिकल लगा सबको, पक्का एवरीबॉडी। डी लिखना, या सॉरी 4 लिखना, 4 हायर चार्जेस ऑफ प्लांट्स, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट्स। क्या वर्ड का मीनिंग हुआ बताइए, हायर चार्जेस, हायर चार्ज, भाड़े पे लेना, क्या मशीन्स, क्या मशीन खरीदे हैं कि भाड़े पे लिए, किस लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। तो अगर भाड़े पे मशीन लियो प्रोडक्शन करने पे, ना तो वो मटेरियल है ना तो वो लेबर है, तो उसको कहाँ डालना होगा बताइए, एक्सपेंसेस। बड़ा इजी एग्जांपल था ये। नेक्स्ट नंबर 5, ये इंटरेस्टिंग है और इजी लगेगा आपको, पावर एंड फ्यूल। क्या लिखे सुने, पावर एंड फ्यूल, सुनना, देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन पावर, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, ये वो मेन पावर है, ये मेन फ्यूल है जिससे क्या हो रहा है बताइए, प्रोडक्शन चल रहा है। ये जो बत्ती पंखा चल रहा है वो नहीं, इसके पीछे जो पावर लग रहा है, जो एसी का पावर लग रहा है वो क्या है बताइए सर, पावर। उनके लिए भारी मात्रा में क्या लगता है बताइए, वोल्टेज, जिसको अपने बोलते हैं किलो वॉट आवर्स के बेसिस पे चार्ज हो रहा है वो। तो उसका जो खर्चा होता है जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है बताइए, प्रोडक्शन के लिए। मतलब उसके बिना वो मशीन इतना हीट या पावर जनरेट कर ही नहीं पाएगा, वो कौन सा चार्ज में आ जाएगा, डायरेक्ट। और वहीं यदि हम उसको डायरेक्टली बता नहीं सकते, वो एक जनरल लाइटिंग के लिए, चाहे वो काम हो ना हो तब भी चलेगा, तो वो ओवरहेड में चला जाएगा। बट अगर कहाँ एलोकेट कर सकते हैं बोलिए ना, पावर किसके लिए, डायरेक्ट के लिए, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो इसको लेके काफ़ी लड़ाई होता है कि कभी सर नीचे भी लिख सकते हैं ऊपर भी, बट जनरली हम कहाँ लिखते हैं इसको बताइए, डायरेक्ट एक्सपेंस में। क्या ये मटेरियल है, छू सकते हो पावर को, हिम्मत है छू के आना। वो जो गाना है ना 440 वोल्ट का झटका लगेगा, और जब वो लगेगा तब पता चलेगा अच्छा हाँ छू तो सकते थे बट अब हम नहीं बचे हैं। तो इस वजह से जो पावर एंड फ्यूल है ये छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये सब खर्चा क्या है, जैसे जनरेटर का कॉस्ट, वो सब हमारे लिए देखने के बियॉन्ड है। तो इस वजह से ये कहाँ आता है बताइए, पावर एंड फ्यूल किस में, डायरेक्ट एक्सपेंस। लास्ट नंबर 6, amortization cost, amortization cost of molds and patterns, molds and patterns, amortization cost of molds and patterns. Best example, घर में कोई फिंगर चिप्स खाया, फिंगर चिप्स वो सब जो बनता है, उसमें देखते थे मम्मी लोग कई बार बीच बीच में ना अलग अलग शेप्स का भी बनाती थी, ट्रायंगल शेप का लेके आती थी, है कि नहीं। उसके लिए एक अलग से सांचा होता था, सांचा समझते हो,
वो शेप देने के काम आता है। जो घर में कतली वतली बनता है ना, और घर में अगर वो सब जो नमकीन वमकीन बनता है, तो वो शेप देने के लिए वो जो गोल गोल शेप देने के कटोरा ही यूज़ कर लेते हैं। बट अगर वो स्पेशल शेप देना है, स्टार वार, उसके लिए वो जो अलग से खरीदते हैं ना पैटर्न्स, जिसके बिना उसको क्या नहीं मिल सकता बताओ ना, शेप नहीं मिल सकता, क्या वही मोल्ड्स एंड पैटर्न्स कहलाते हैं? यस। अब सुनना, ये मोल्ड्स एंड पैटर्न्स किस लिए यूज होते हैं सर? प्रोडक्ट को क्या देने के लिए? शेप देने के लिए। अगर ये मोल्ड्स एंड पैटर्न्स विद इन ईयर ही यूज हो जा रहा है, मतलब बहुत ही नॉमिनल अमाउंट का है, तब तो ठीक। बट अगर ये मोल्ड्स एंड पैटर्न क्या हो रहा है बताइए, सालों साल चल रहा है, 2-3 साल तक चल रहा है, जिससे हम क्या देते हैं? शेप देते हैं। अरे स्क्विड गेम देखे हो? स्क्विड गेम देखे हो सब लोग? कितने लोग नहीं देखे स्क्विड गेम? नहीं सुने? ये तो नहीं सुने हो तुम लोग? अच्छा ठीक है, वो छोड़ो। इंस्टाग्राम तो चलाते होगे, उसमें देखे होगे? नहीं चला, चुप रहे। उसमें वो जो एक वो आता था, वो शुगर वाला गेम एक देखे होंगे, अम्ब्रेला शेप का वो लगाता है उसमें, है ना, शेप देता ना अम्ब्रेला। और अरे वो कौन सा गेम होता है उसको, दालगोना दालगोना क्या बोल रहा था ना उसको, जो भी नहीं, जो वो शेप देने के काम आ रहा था, याद है? अच्छा तुम लोग स्क्विड गेम देखा है? तो ट्रायंगल शेप, सर्कल शेप, जिसमें वो सुई से निकालना पड़ता है, वो शुगर वाला चीज़ जो बनाता था, तो वो जो बनाता है उसमें क्या वो शेप देने के लिए वो मोल्ड्स एंड पैटर्न्स यूज करता है कि नहीं? अब वो मोल्ड्स एंड पैटर्न्स तो हो सकता है ओवर अ स्पैन यूज हो रहा हो। अगर वो 2-3 साल में यूज हो रहा है तो उसका क्या एक बार में कॉस्ट ले कि उसका अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ले? अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। और क्या वो प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली रिलेटेड है? हाँ। तो ना तो वो किस में जा पा रहा है? मटेरियल। ना तो किस में जा पा रहा है? लेबर। तो कहाँ पटक देंगे उसको बताइए? और वो भी कौन सा एक्सपेंस? क्योंकि उसके बिना हम वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी प्रोडक्शन प्रोसेस है। कई बार कोई चीज़ों को शेप देने के लिए मोल्ड्स एंड पैटर्न्स रिक्वायर्ड होते हैं, अदरवाइज वो चीज उस चीज के शेप में आएगा ही नहीं। बोलो। मैंने तो बोला हाँ, बट इसलिए तो बोला अगर वो 1 साल में यूज हो रहा है तो कहाँ डाल देंगे? मटेरियल में। मैंने क्या लिखा वर्ड देखा आगे? अमोर्टाइजेशन। मतलब क्या हो रहा है? वो एक स्पैन में यूज आ रहा है। अगर वो एक पूरे स्पैन में यूज आ रहा है तो उसका क्या करना चाहिए बताइए? खर्चे को ओवर द पीरियड राइट ऑफ। तो वो एक तरीके से क्या बन गया पता है? डिप्रीसिएशन। और वो भी किस चीज का डिप्रीसिएशन? वो चीजों का जो किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली प्रोडक्शन रिलेटेड से। मतलब पता है हमें ये क्यों चाहिए, ये इतना क्या बनाने के लिए चाहिए सर? चीज बनाने के लिए चाहिए। तो वो जो मोल्ड्स है, पैटर्न्स है, वो कहाँ यूज आ रहे हैं बताइए? प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। अब क्या होता है 2-3 साल में उसका शेप खराब हो जाता है, नया मोल्ड लाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इतना बार यूज कर चुके होते हैं कि उसका शेप थोड़ा सा क्या होता है? बिगड़ जाता है। अब उसके लिए उसको क्या करते हैं? रिप्लेस। जब उसको रिप्लेस करते हैं तो सर वो जितने साल के लिए यूज हुआ उस पीरियड में उसको क्या करना चाहिए? राइट ऑफ। देखा गया जनरली एक मोल्ड खरीदते हैं तो 2 साल यूज आ जाता है, तो 2 साल में राइट ऑफ करेंगे। जैसे हम बताते हैं, हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है बैटरी, जो इसके पीछे लगता है, जो नीचे वाले क्लासरूम में माइक में लगता है। ये जो बैटरी कॉस्ट है ना, हमारे लिए क्या है पता है? डायरेक्टली रिलेटेड टू, बताइए क्या? आवर प्रोडक्शन प्रोसेस। बट वो जो एक बैटरी है ना हमारा, हम लोग चार्जेबल बैटरीज रखते हैं। मतलब हमारा बैटरीज ना आपको वैसा नहीं दिखेगा जो आप लोग यूज़ करते हो घर पे। ये चार्जेबल है, इसको तुम वापस से आज रात को यूज़ हो गया लगा दो चार्ज में, चार्ज होगा, वापस कल यूज़ कर सकते हैं। तो क्या वो बैटरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है? तो उसका जो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है मेरे लिए क्या खर्चा है बताइए? डायरेक्ट खर्चा, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मतलब मैं अगर अपनी सर्विस का बात करूं, अब वैसी कंपनीज का बात करेंगे तो जो प्रोडक्ट को शेप देने में काम आ रहा है वो सारे खर्चे कहाँ जाने चाहिए बताइए? एक्सपेंसेस में। और अगर वो किसके अंदर राइट ऑफ हो सकते हैं? बोलिए 1 साल के अंदर अंदर, तब फिर तो उसको कहाँ लिख देंगे बताइए ना? वो मटेरियल में। अब यही जो तुम बोली, क्योंकि उसको तुम बोली छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और वो क्या खर्चा है सर? एक तरीके से रॉ मटेरियल बोल दिया। बट यही चीज़ प्रॉब्लम है। तुम मेरे को बोलेगी सर तब मटेरियल में क्यों लिखेंगे? अगर मैं ये बात बोलूँ तुमको नहीं लिखेंगे तो तुम वापस क्वेश्चन क्या करेगी मालूम? छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। क्या वो प्रोडक्ट में कहीं यूज आ रहा है? क्या तुम वो मोल्ड्स और पैटर्न को वहाँ छोड़ दे रही है? उसमें जब शर्ट खरीद रही है उसमें क्या वो मोल्ड एंड पैटर्न चिपका हुआ है? क्या वो उस प्रोडक्ट का पार्ट है? नहीं। तो वो मटेरियल तो नहीं है। वो क्या है सर? उसको बनने में क्या किया? हेल्प किया। तो इस वजह से वो क्या बन गया हमारे लिए? खर्चा। बट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कि नॉन एट्रीब्यूटेबल? एट्रीब्यूटेबल। क्यों खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल? अगर आज वो शेप नहीं देते तो शायद वो प्रोडक्ट
बनता ही नहीं। तो अगर वो शेप देने के ही काम आ रहा है, मतलब इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस। वो वैसे मोल्ड्स एंड पैटर्न्स है जो कहाँ पड़े हैं, बताइए ना, कहाँ पे पड़े हैं? हमारे फैक्ट्री में। अच्छा, जो स्क्रू ड्राइवर्स है वो किस लिए? अगर शर्ट बना रहे तो स्क्रू ड्राइवर जो है वो किस लिए? क्या वो शर्ट में कोई काम आ रहा है? बटन स्क्रू ड्राइवर से डालते हैं, किसके लिए? मशीनों को ठीक करने के लिए। तब तो वो कौन सा कॉस्ट हो गया बताइए? इनडायरेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली किससे अट्रीब्यूटेबल नहीं है? प्रोडक्शन पर, जो स्क्रू ड्राइवर्स है। बट जो ये है क्या, मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, ये तो किस पे काम हो रहा है बताइए? प्रोडक्ट पे इससे काम हो रहा है। अगर नहीं होगा तो शायद ये प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। इसीलिए ये किस में आएगा बताइए? डायरेक्ट में। और वो जो स्क्रू ड्राइवर का खर्चा है वो किस पे चले जाएगा? इनडायरेक्ट में। समझ में आया एक दूसरे एग्जाम्पल से? पक्का? तो थोड़ा बोल, क्या बात है, कौन सा चीज समझना है? आप एक ईयर में भी राइट ऑफ करोगे तो भी एक्सपेंस में डाल सकते हो। बट सिंस आपने पूछा कि सर इसको छू सकते, देख सकते, महसूस कर सकते, तो इसको मटेरियल बोलना चाहिए। मैंने क्या बोला, ये मटेरियल फिर भी क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये कहीं भी प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। ये बस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? ढांचा, शेप देने में मदद कर रहा है। इसीलिए ये क्या कहलाएगा बताइए? डायरेक्ट एक्सपेंस ही। मैंने आपको बोला आप चाहो तो इसको कहाँ लिख सकते हो? मटेरियल में। बट तब जब वो क्या हो बताइए? पार्ट ऑफ क्या बन के निकले? प्रोडक्ट का। बट करेक्ट, इसीलिए तो वो डायरेक्ट है। तो पहले डायरेक्ट है कि नहीं ये बताइए आप? डायरेक्ट है। अब आपको दिक्कत क्या है, कहां कहां लेने में? ऊपर मटेरियल में या फिर एक्सपेंस में? मटेरियल में क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि बोला तो कारण वो किसका पार्ट नहीं है? प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। नहीं है कैसे? जब आप वो खरीद रहे हो, सपोज फॉर एग्जांपल फिंगर चिप्स, आप फिंगर चिप्स जब खरीद रहे हो, क्या चिप्स, नॉर्मल चिप्स, लेस का पैकेट, क्या चिप्स में वो आलू है, मसाले हैं? हाँ। बट क्या उसके अंदर जो शेप दिया था उस चिप्स को, क्या वो भी तुमको टैजो की तरह आता है क्या? क्या पड़ा है उसमें? तो मतलब क्या तुम्हारा, तो वो तो सिर्फ किसके काम आया? शेप देने के लिए। तो वो थोड़ी तुमको गिफ्ट के तौर पे वापस दिया कि ये लो, ये इससे बना है, ये भी रख लो। सोचो ना, क्या वो तुमको मिला क्या? उससे तो सिर्फ उसका क्या मिला? उसको शेप। क्या वो साथ साथ में आया तुम्हारे पास? तब नहीं आया तो कैसे तुम्हारे लिए इनपुट हो गया? तो तुम्हारे लिए तो वो तो कुछ चीज नहीं है ना जो तुम्हारे हाथ में आया। वो तो क्या हो गया सर? उससे बस उसको क्या मिला? शेप मिला। तो फिर तुम उसको क्यों गिन रही है मटेरियल में? अच्छा बोलो बोलो, एक लास्ट टाइम बोलो, ट्राई लो। कहाँ मटेरियल में गया? हो तो इनडायरेक्ट गया ना। तो इसीलिए तो, क्योंकि वो इनडायरेक्ट है तो अब उसको मटेरियल में डाल दिए। कारण वो क्या है? वो प्रोडक्ट्स, बोलिए ना, छू सकते, देख सकते, महसूस कर सकते हैं, और प्लस दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट इन नेचर। सिमिलरली दीज आर व्हाट, जो मोल्ड्स एंड पैटर्न्स है, क्या है वो? छू सकते, देख सकते, महसूस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्या बताइए? मटेरियल। बट सिंस दीज आर नॉट इनडायरेक्ट एंड मटेरियल डायरेक्ट में क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये किसका पार्ट नहीं बन रहा है? प्रोडक्ट का। तो इसको कहीं तो दिखाना होगा। तो क्या बोले, जब कोई चीज को हम कहाँ नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मटेरियल में लिखे, तो क्या कर देंगे इसको? इनडायरेक्ट। अब हम आपका डाउट समझ पाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया मेरे को क्लियर हुआ कि आप जो बोलना चाह रहे हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं। कि सर उसको तब इनडायरेक्ट मटेरियल क्यों बुलाते हैं? तो समझ में आया उसको इनडायरेक्ट मटेरियल क्यों बुलाते हैं। क्लियर है? चलिए, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट तक क्लियर है क्या सबको? एक बार 6 का 6 रिपीट करते हैं। पहला क्या था बताइए? रॉयल्टी चार्जेस। दूसरा क्या था बताइए? कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग्स या ब्लूप्रिंट्स, ये सब वर्ड्स आएगा। तो तीसरा जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट। पांचवा पावर एंड फ्यूल। और छठा बताइए अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स एंड। अगर ये 6 चीजें आपको कोई स्टेटमेंट में दी हुई हो तो वो कहाँ जाएंगी बताइए? डायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ हमारा आज का डिस्कशन होता है कंप्लीट, जहाँ हमने प्राइम कॉस्ट निकालना सीख लिया। क्या सबको प्राइम कॉस्ट तक ओके है? नेक्स्ट क्लास हम सम्स करेंगे, आज नहीं। ऑलरेडी आपको पढ़ते हुए 2 घंटा हो गया, भागिए यहाँ से।